ये हमारी पहले प्यार की एहसास है। होटल नाइट मून। आज इसी होटल में मिस्टर एंड मिसेस सीनियर राठौर की एनिवर्सरी पार्टी रखी गई थी। कई सारे मेहमान आए हुए थे और सबके ड्रेस कोड वही था, डार्क पर्पल। सभी लोग आकर उन दोनों को गिफ्ट दे रहे थे। वहीं मीडिया वाले ये सब कवर कर रहे थे। अर्जुन जी और उनकी वाइफ ने उन्हें एक प्रॉपर्टी का पेपर दिया था जो उनके नाम पर था, और उनका सपना भी। उनके बड़े बेटे केशव जी और राधा जी ने उन्हें एक मशहूर पेंटर की पेंटिंग गिफ्ट की। इतिश और इनायत ने उन्हें अपने पैसों से 2 समुद्री मोती गिफ्ट किए जो 100 साल से भी अधिक पुराना था। वही आर्यन ने उन्हें एक लॉकेट दिया था जिसमें उनकी पूरी फैमिली का फोटो था। इस फोटो से एहसास भी थी। मीडिया वाले लगातार इसकी फोटो लाइव दिखा रहे थे। सभी जमकर तारीफ कर रहे थे कि अचानक से हॉल की लाइट ऑफ होती है और 2 लड़कियां जिन्होंने पर्पल कलर की कुर्ता पेंट पहन रखा था, वो अपने हाथों में एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स लेकर आती हैं। सभी उन्हें देखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्होंने अपने आप को मास्क से कवर करके रखा था। सिर्फ उनकी वो पर्पल और ब्राउन आंखें दिख रही थी। सभी ये सोच रहे थे कि ये लड़कियां कौन हैं जिन्होंने ऐसे सिंपल ड्रेस कैरी किए हुई है। तभी एक लड़की बोल पड़ती, अरे ये ड्रेस तो फेमस डिजाइनर ऐप का है। वो ऐसे ही सिंपल चीज डिजाइन करती हैं और वो रातों रात बिक जाते हैं। फेमस डिजाइनर ऐप की नाम सुनकर सभी काफी खुश होते हैं। वो दोनों लड़कियां सीधे अमरेंद्र जी और रीता जी के पास जाती हैं और उन्हें गिफ्ट देकर विश करती है। एक लड़की उन्हें विश करके साइड होती है तो वो पर्पल आंख वाली लड़की उनके गले मिलकर विश करती है और धीरे से कहती है, यू ओल्ड मैन विमेन, तुम दोनों के बीच इतना लव हो कि कभी किसी तीसरे ओल्ड मैन की जरूरत न पड़े और न किसी ओल्ड विमेन। लेकिन फिर भी तुम दोनों को चाहिए तो मेरे पर्सनल असिस्टेंट से मुझे कॉल करवा सकते हो। इतना कहकर वो लड़की उनसे अलग होकर एक साइड में खड़ी हो जाती है। अब सबके मन में एक हो सवाल था, ये लड़की कौन है? लेकिन सभी चुप थे। तभी आर्यन भागते हुए आता है और उस लड़की के गले लगते हुए कहता है, जानी आपने आने में कितनी देर कर दी। आपको पता है मैं कब से आपका वेट कर रहा था। सॉरी जानू, वो मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, लेकिन देखो अब मैं आ गई ना। वो पर्पल आंखों वाली लड़की यानी कि एहसास कहती है। इतिश और इनायत भी वहीं आ जाते हैं और दोनों एहसास के गले लगते हैं। केशव और राधा जी के एहसास पैर छूने को होती है लेकिन वो दोनों उसे रोक देते हैं और गले लगा लेते हैं। ये सब देखकर सभी के अंदर काफी बेचैनी होती है। आखिरी में एक रिपोर्टर उनसे ये सवाल पूछ ही लेता है, मिस्टर अर्जुन राठौर, जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ सभी आपके फैमिली या फ्रेंड हैं, तो फिर ये 2 खूबसूरत मास्क पहनी लड़कियां कौन हैं? क्या ये आप सबकी कोई खास मेहमान है? ये सुनकर अर्जुन जी एलिना जी के तरफ देखते हैं। एलिना जी मुस्कुराते हुए आगे आती है और कहती है, ये लड़की कोई खास मेहमान नहीं है बल्कि पूरे राठौर फैमिली के लिए खास है, क्योंकि ये लड़की हमारे राठौर फैमिली की सबसे छोटी प्रिंसेस मीज एहसास अर्जुन राठौर है। ये बात एलिना जी ने एहसास को पकड़कर काफी गर्व से कही थी। ये सुनकर सभी लोग के अंदर अचानक से एक खामोशी आ जाती है। मैं जानती हूँ कि आप सभी सोच रहे होंगे कि हमारी शादी के सिर्फ 10-11 साल हुए थे, हमारी इतनी बड़ी बेटी कहाँ से आ गई। एक्चुअली हमारी शादी के 11 साल नहीं बल्कि हमारी शादी के पूरे 18 साल हो चुके हैं, और ये हमारे पहले प्यार की निशानी, हमारी पहली एहसास। एलिना जी कहती है। उनकी बातों से सभी को एक अलग ही झटका लगता है, खासकर रहाने फैमिली को। उन्हें तो भरोसा नहीं हो रहा था कि ये उनकी अपनी ही बेटी है। नानी के आंखों में एक खुशी के आंसू थे। अगर ये आपकी बेटी है तो फिर ये इतने दिनों तक कहाँ थी? एक रिपोर्टर सवाल करता है। बिल्कुल सही पूछा आपने, ये इतने वक्त तक कहाँ थी? वो दरअसल हमारी बेटी की पार्टी या फिर ये मीडिया के सामने आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये आज तक कहाँ थी ये बात हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ हमारे जितने दोस्त हैं बाहर उतने ही दुश्मन हैं, और ऐसे में हम अपनी बेटी के बारे में बताकर उसे खतरे में नहीं डाल सकते हैं। एलिना जी कहती है। एहसास के आंखों में एक अजीब सा भाव था। उसके आंखों के सामने एक सीन आ रहा था जहां की एक पार्टी में एहसास को खूब जलील किया जा रहा था, ये कहकर कि वो एक गांव की गवार है, वो गांव में रहती है और उनकी सौतेली बेटी है। उसके मन में एक सवाल चल रहा था, कितना फर्क है दोनों में। वो मेरी माँ थी जिसने मुझे पैदा किया और फिर मुझे सबके सामने हर रोज जलील किया, और ये मेरी सौतेली माँ है जो मुझे इन लोगों के साथ साथ अपने दुश्मनों से भी प्रोटेक्ट कर रही है। एहसास से और ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो वहां से जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन रिद्धिमा उसे रोक देती है। वो धीरे से उसके कान में कहती है, तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती, हम जिस काम के लिए आए हैं उसे करके ही जाना है।
भूलो मत। रिद्धिमा की बात सुनकर एहसास एक गहरी सांस लेती है और फिर अर्जुन के और एलिना जी के तरफ देखते हुए कहती है, इतिश भाई मैं यहाँ से अपने बुक किए रूम में जा रही हूँ। आप मेरी तरफ से गिफ्ट सबको दिखा दीजिएगा। और हाँ, कल से 1 सप्ताह के लिए हम कहीं जा रहे हैं, इट्स लाइक अ सीक्रेट मिशन। तो हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नानी से बोल दीजिएगा। उसकी बातें सुनकर फैमिली मेंबर्स कुछ नहीं बोलते क्योंकि शायद सबको पता था एहसास के बारे में। इतिश हाँ में सिर हिला देता है। एहसास सबको एक नज़र देखकर ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। अब सबके दिमाग में ये आ रहा था कि ये राठौर फैमिली की बेटी ने आखिर गिफ्ट क्या दिया है। इतिश पहले रिद्धिमा का दिया हुआ गिफ्ट खोलता है। उसमें एक रेयर डायमंड थी और साथ में एक लेटर। इतिश लेटर पढ़ता है, ये रेयर डायमंड हमारी बजाज फैमिली की तरफ से मिस्टर एंड मिसेस सीनियर राठौर के लिए। हम आज की पार्टी अटेंड नहीं कर पाए, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। इसलिए हमने हमारी बेटी के जरिए ये गिफ्ट भेजवा रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों की उम्र लंबी हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहे। सभी ये जानकर बहुत खुश होते हैं। अमरेंद्र जी और रीता जी भी काफी खुश होते हैं। उसके बाद इतिश एहसास का गिफ्ट खोलता है तो उसमें कुछ छोटे छोटे बॉटल्स थे। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, आखिर इन बॉटल्स में क्या हो सकता है। वहीं उन मेहमानों में एक ओल्ड एज का डॉक्टर भी था। वो आगे आता है और उन बॉटल्स को खोलकर स्मेल करता है और कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। 20 कुछ अतीत की यादें। गाइस प्लीज आप सभी एहसास के नाम में कंफ्यूज्ड मत होइए। बहुत जल्दी आपको एहसास की असली आइडेंटिटी पता चलेगी। एक बात क्लियर है कि एहसास के पास 2 सरनेम है। पहला एहसास बत्रा जो उसके नानू नानी ने दिए हैं और दूसरा उसके फादर का सरनेम राठौर जिसके बारे में एहसास जानती थी, लेकिन उसे या नानू नानी को यह नहीं पता था कि वो राठौर फैमिली की प्रिंसेस। उन्हें तो बस यही पता था कि अर्जुन राठौर है और राठौर सरनेम के इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। तो प्लीज अब कंफ्यूज्ड मत होइए, क्योंकि एहसास जब मेकअप करके सांवली सूरत और काली आंखें करती है तो वो एहसास बत्रा बनती है, और जब उसकी स्किन रियल होती है और पर्पल आंखें होती है तो वो एहसास राठौर होती है। स्टोरी कंटिन्यू। जैसे ही वो ओल्ड डॉक्टर उस बोतल को खोलकर स्मेल करता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उसके मुंह से निकल पड़ता, ये तो असली जड़ी बूटियों से बनी हुई एक मेडिसिन है जो खासकर 60 से ऊपर वाले लोगों के लिए है। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से वो कई सारे रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर एंड मिसेस सीनियर राठौर, आपकी पोती ने आपको फिर से जवान बनाने की मेडिसिन दी है। इससे मिस्टर राठौर आपके अंदरूनी घाव को भर देगा और आपके दिमाग में जो ब्लड क्लॉट है उससे भी ठीक कर देगा, जिससे सर्जरी करने में काफी आराम होगी। डॉट एंड मिसेस राठौर, ये मेडिसिन आपके भी सांस की बीमारी को ठीक करेगा और आपके स्टमक प्रॉब्लम्स को भी ठीक करेगा। डॉक्टर की बातें सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो गए थे। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेडिसिन इतनी पावरफुल है। ये आप कैसे कह सकते हैं डॉक्टर साहब? अर्जुन जी पूछते हैं। क्योंकि इस मेडिसिन की एक बोतल हमने बड़ी मुश्किल से अफोर्ड किया था मिस्टर सूर्यवंशी के सर्जरी में। उसके बाद हमने इसे खरीदने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं मिल पाया और नहीं हमारी बात दोबारा उस शख्स से हो पाए, डॉक्टर कहते हैं। ये सुनकर लोग और भी शॉक्ड हो जाते हैं। एक आदमी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए पूछता है, डॉक्टर साहब इस दवाई की कीमत कितनी होगी? हमारे हॉस्पिटल के अनुसार इस मेडिसिन की एक बोतल कम से कम 10 लाख हो है, डॉक्टर कहता है। ये सुनकर केशव जी जल्दी से मेडिसिन काउंट करते हैं। उसमें पूरे 5 बोतल थे, मतलब कि पूरा मेडिसिन 50 लाख है। ये सुनकर सभी मेहमान काफी हैरान होते हैं। थोड़ी ही देर में केक कटिंग होती है और धीरे धीरे करके सभी मेहमान चले जाते हैं। अगली सुबह अमरेंद्र जी और रीता जी उस मेडिसिन बॉक्स को लेकर हॉल में बैठे हुए थे और टीवी पर न्यूज देख रहे थे जो कल की पार्टी के बारे में थी। वहां एहसास का दिया हुआ मेडिसिन काफी ट्रेंडिंग में थी। लोग उसकी बड़ाई करते थक नहीं रहे थे। दादू और दादी उस बॉक्स को खोलकर सारे बॉक्स को निकालते हैं और उसे देखने लगते हैं। तभी दादू की नजर बॉक्स के अंदर रखी एक लेटर पर गई। वो झट से निकालकर पढ़ने लगते हैं। डियर यीशु, तुम्हारे कहने पर मैं ये मेडिसिन बना रहा हूँ जिसकी कीमत आने वाले समय में करोड़ों में होगी। तब तुम इस बोतल को सेल करके कम से कम 50 करोड़ कमा सकती हो, जिससे तुम्हारी लाइफ एकदम आराम से कट जाएगी। मैं नहीं जानता कि मैं कब तक तुम लोगों के साथ हूँ, और जब तक तुम इस लेटर को देखोगी तब तक शायद मैं तुमसे काफी दूर जा चुका होगा। मेरी यीशु, मैंने इसका फॉर्मूला भी लिख दिया है। तुम चाहो तो बड़ी होकर इसे बना भी सकती हो।
मुझे यकीन है कि तुम बना लोगी। तुम्हारा, और सिर्फ तुम्हारा, ग्रैनू। इसी के साथ केशव जी चुप हो जाते हैं। ये सुनकर सभी हैरान ही जाते हैं, ये सब क्या है और ये किसके पत्र हो सकते हैं? क्या एहसास ने इसे देखा नहीं? तभी नानी वो पत्र ले लेती है और कहती है, ये दवाई यीशु के नानू ने बनाई थी, और जब मिस्टर सूर्यवंशी की सर्जरी करनी थी तब। उसके बाद उन्होंने उसे बनाना छोड़ दिया। फिर एक दिन उन्होंने ऐसे ही कोई दवाई अर्जुन के लिए बनाई थी, लेकिन अर्जुन के जाने के कुछ वक्त बाद ही उन्होंने अपनी सारी संपत्ति चैरिटी में दान देकर एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दिया। मुझे लगता है उन्होंने ये दवाई शायद यीशु के लिए बनाई ताकि जो काम यीशु के लिए नहीं कर पाए वो ये दावा कर दे। लेकिन अगर यीशु ने ये आप दोनों को दिया, इसका मतलब कि वो आप दोनों में उन्हें देखती है। आप लोग इस लेटर के बारे में उससे कोई बात मत करिएगा। मैं नहीं चाहती कि वो ऐसी कोई भी मेडिसिन बनाए जिससे उसको जान को खतरा हो, उसके नानू के जैसे। इतना कहकर नानी चुप हो जाती हैं। आप कहना क्या चाहती हैं माँ? क्या पापा की डेथ नेचुरल नहीं हुई थी? अर्जुन जी पूछते हैं। नहीं, उनकी मौत नेचुरल नहीं हुई थी। तुम्हें याद है अर्जुन, वो फोमा कंपनी जहां तुम्हारे पापा रोज जाते थे? नानी पूछती है। हाँ, मुझे अच्छे से याद है, अर्जुन जी कहते हैं। तुम्हारे पापा की कंपनी थी वो को उन्होंने सबसे अलग बनाई थी, जिसके बारे में सिर्फ मुझे, हमारे बेटे बहू और एक उन्हें पता थी। नानी कहती है, इसका मतलब सूर्य को इस कंपनी के बारे में पता थी। अर्जुन खुद से बुदबुदाते हैं। असल में तुम्हारे पापा ने वो कंपनी सूर्य के लिए ही बनाई थी। सूर्य को बचपन से जड़ी बूटियों ने बहुत इंटरेस्ट था। अक्सर वो आधी रात को उठकर जंगल में चला जाता था। ये सब देखकर तुम्हारे पापा ने उसके लिए एक फोमा कंपनी खोल दी, जिसे सूर्य संभालता था। पहले तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन जब सूर्य अचानक से शादी करके आया तो हम सभी शॉक्ड थे। लेकिन हमने उस लंग की अपना लिया सूर्य के लिए। उसके बाद सूर्य की वाइफ और सुष्मिता दोनों प्रेग्नेंट थी। जब उनका 7वां महीना चल रहा था तब तुम अपने काम पर वापस लौट गए। उसके बाद अचानक से हमारे ऊपर हमले होने लगे। फिर एक दिन तुम्हारे पापा की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब सूर्य अकेला पड़ चुका था, उसे सब कुछ संभालना था। फिर एक दिन हमारे लाइफ में एक लड़की आई, जिसका नाम कनक था। नाम कनक था और गुण भी वही थी। उसे गिरगिट की तरह रंग बदलना काफी अच्छे से आता था। वो लड़की भी प्रेग्नेंट थी, जिसने सब कुछ खराब कर दिया। जब तीनों की डिलीवरी के टाइम हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो कनक के एक लड़का हुआ और बाकी के दोनों की एक एक बेटियां। सभी बहुत खुश थे। इस बीच हमने सुष्मिता के छोड़ के जाने का गम भी भुला दिया। लेकिन एक दिन अचानक से हमें खबर मिली कि सूर्य और उसकी वाइफ का बच्चे के साथ एक्सीडेंट हो गया है। उन तीनों की लाश आई हमारे घर। उस वक्त यीशु सिर्फ 2 साल की थी। हम बहुत टूट गए थे। फिर एक दिन हमें सूर्य की एक वीडियो मिली जिसमें उन्होंने वो सारी बातें कही थी जो उसने किया था, और आखिरी में उसने कहा कि ये सारी मौत सिर्फ उस फोमा कंपनी के लिए हुई है। नानी के इतना कहते ही अर्जुन जी के साथ सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी से मैंने यीशु के जन्म के महीने को बदल दिया और उसे एहसास बत्रा से राठौर बना दिया। मैंने उससे कहा कि अगर बाहर की दुनिया में कोई भी तुम्हारा नाम पूछे तो एहसास राठौर बताना, बत्रा नहीं। नानी कहती है, सभी यूं जानकर बहुत दुखी हो रहे थे, लेकिन नानी नहीं जानती कि उन्होंने ये बत्रा सरनेम देकर एहसास के कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। अब वो एक ऐसे राक्षस के चंगुल में फंसने वाली है जो उसे बुरी तरीके से तोड़कर रख देगा। 21 उसे कॉन्टैक्ट डायमेटाइटिस है। एहसास अपनी पैकिंग में लगी हुई थी। रिद्धिमा भी उसका साथ दे रही थी। यार चल, पैकिंग हो गई, अब जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं, एहसास कहती है। हाँ चलो फ्रेश हो जाते हैं, और वैसे भी मुझे जल्दी से जल्दी वहां भी जाना है। आर्यन से मिलना है। मैं जाने से पहले एक बार उससे मिलना चाहती हूँ, एहसास कहती है। चलो, ये कहकर वो दोनों भागते हुए बाथरूम में जाती है। थोड़ी देर बाद वो रेडी होकर बाहर आती है और एक बैग लेकर बाहर निकल जाती है। रिद्धि, तू भी आज वहां चली जा और उनसे मिल ले। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि ये ट्रिप हमारी लाइफ को चेंज करने वाला है। एहसास कहती है, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ये कहकर वो भी अपने रास्ते निकल जाती है। इधर एहसास जल्दी से एक टैक्सी में बैठती है और वहां से एक मॉल में जाती है। उसके जाते ही एक बाइक उस मॉल के सामने आकर रुकती है और बाइक सवार लड़का, जो शायद कोई रेसर था क्योंकि उसके कपड़ों से तो यही लग रहा था कि वो कोई रेसर है, वो भी अंदर जाता है। उसकी नजरें हर वक्त एहसास के ऊपर बनी हुई थी, लेकिन अचानक से वो एक लेडीज से टकराता है और उसकी नजरें एहसास से दूर हो जाती है।
वो जल्दी से उठकर एहसास को देखने लगता है, लेकिन उसे एहसास कहीं नहीं मिलती है। इधर एहसास मॉल के टॉप फ्लोर पर होती है जहां एक मूवी थिएटर थी। वो उस थिएटर में जाती है और फिर वहां से एक दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाती है। अब उसकी आंखें काले होने की जगह पर्पल थी। फेयर स्किन, उसने मुंह पर मास्क लगाया था और एक जीन्स और शर्ट पहनी हुई थी। अब तो उसके बैग भी चेंज ही चुके थे। वो जल्दी से एक बाइक वाले की बाइक पर बैठती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। इधर मॉल में को लड़का एहसास को पागलों को तरह ढूंढ रहा था। एहसास कुछ समय के बाद राठौर मैंशन में होती है। उसके सामने पूरी फैमिली के साथ साथ रहाने फैमिली भी थी। सभी एहसास को देखकर हैरान थे कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। एहसास सबको इग्नोर करके बस आर्यन, इतिश और इनायत से ही बातें कर रही थी, जो रहाने फैमिली को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तभी अर्जुन जी कहते हैं, यीशु, हमने सुना आप एक सप्ताह के कॉलेज ट्रिप पर जा रही है। ये ट्रिप कहाँ जा रहा है, कुछ बताएंगी हमें? एहसास कुछ नहीं बोलती। ये देखकर रहाने फैमिली को और भी अजीब लगता है। माहौल देखकर इतिश पूछ लेता है, डॉल बताओ न, तुम कहाँ जा रही हो ट्रिप पर? हम सभी कश्मीर जा रहे हैं। ये ट्रिप पार्थिक सर की निगरानी में है और वो हमें कश्मीर लेकर जा रहे हैं। एहसास कहती है। कश्मीर के नाम सुनकर अर्जुन जी को एक जोर का झटका लगता है। नहीं नहीं, आप वहां नहीं जा सकती, हम आपको वहां नहीं जाने देंगे। अर्जुन जी उसे कस के गले लगाते हुए कहते हैं। ऐसे अचानक से अर्जुन की के गले लगाने से एहसास अपनी जगह पर फ्रिज हो जाती है। उसका पूरा शरीर लाल हो जाता है और उसकी बॉडी पर रेड रेड रैशेज निकल जाते हैं। ये वो गहरी गहरी सांसें लेकर अर्जुन जी को खुद से दूर करती है। उसकी हालत देखकर सभी डर जाते हैं। येसु येसु, क्या हुआ तुम्हें? अर्जुन जी उसके तरफ बढ़ने को होते हैं, लेकिन वो हाथ दिखाकर उसे वहीं रोक देती है। नानी जो पास में बैठी थी, वो जल्दी से उसके बैग में से एक छोटी सी बोतल निकालती है और उसमें से कुछ गोलियां निकालकर जल्दी से उसके मुंह में डाल देती है। गोलियां खाते ही एहसास धीरे धीरे शांत होने लगती है और फिर बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है। इतिश बेटा, तुम इसे कमरे में ले जाओ, नानी कहती है। इतिश इसे उठाकर कमरे में चला जाता है। उसके पीछे ही आर्यन और इनायत भी चले जाते हैं। माँ, ये अचानक से येसु को क्या हो गया? अर्जुन जी नम आंखों से पूछते हैं। उसे कॉन्टैक्ट डार्मेटाइटिस है। वो जब भी किसी ऐसे इंसान के टच में आती है जिसे वो अच्छी तरह से नहीं जानती हो, या जिसके साथ उसे जरा सा भी अनसेफ महसूस हो, या फिर ऐसे इंसान जिसके लिए उसके दिल में कोई फीलिंग्स ना हो, तो उस शख्स से टच से इसकी हालत ऐसी ही हो जाती है जैसे कि आर्यन, इनायत और इतिश के छूने से कोई रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन तुम्हारे छूते ही उसकी हालत ऐसी हो गई। इसलिए अर्जुन, आगे से उसे छूने से पहले ये जरूर कंफर्म कर लेना कि वो तुम्हारे साथ सेफ महसूस कर रही है या नहीं, नानी कहती है। ये सुनकर पूरी फैमिली शॉक्ड हो जाती है। मतलब कि अब मैं अपनी बच्ची को छू भी नहीं सकता। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले मैं अपनी बच्ची से दूर हो गया और अब जब वो मुझे मिली तो मैं उसे चाहकर भी नहीं छू सकता, क्योंकि उसने मुझे माफ नहीं किया है। ये कहते हुए अर्जुन जी रोने लगते हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अर्जुन को होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ कि उस वक्त आप यीशु के साथ नहीं थे, वरना हमारी बेटी कभी इतना स्ट्रांग नहीं बन पाती जितनी है। देखना, एक दिन वो आपको आपके इस बात के लिए धन्यवाद जरूर बोलेगी। एलिना जी कहती है, ये आप क्या कह रही है एली? राधा जी कहती है, सच कह रही हूँ जी, अगर आज यीशु हमारे साथ होती तो उसके अंदर एक घमंड होता। वो अपने आप को एक राजकुमारी ही समझती और फिर घर में सबकी लाडली होने के कारण वो एक बिगड़ल और घमंडी लड़की बन जाती। वो अपने से छोटे लोगों को पैसे की रौब दिखाती और उनसे जो चाहे वो करवाती, और उसे अपनी लाइफ में न तो कोई सच्चा दोस्त मिल पाता और न ही कोई उसका सच्चा हमदर्द बनाता। लोग उसके पास सिर्फ पैसों के लिए आते। मैं बहुत खुश हूं कि मेरी बच्ची के पास एक ऐसी दोस्त है जो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। मैं भगवान की शुक्रगुजार हूं कि आज के टाइम में हमारी बेटी एक इंडिपेंडेंट गर्ल है। उसके पास करोड़ों को जायदाद है, लेकिन वो उसे ठुकराकर खुद के दम पर जीना चाहती है और हमारे राठौर खानदान की यही तो नियम है। यहाँ अपने आप को साबित करना पड़ता है। बस अब भगवान से यही प्रार्थना है कि जैसे मेरी बेटी है ठीक वैसे ही मेरा बेटा भी बने। वो उसके जी नक्श कदम पर चले और अपने आप को साबित करे, न कि अपने बाप के पैसों का धौंस सबके ऊपर दिखाए, और उसके अंदर ये घमंड रहे कि वो राठौर फैमिली का प्रिंस है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा एक प्रिंस बने, लेकिन ऐशो आराम में पलकर नहीं बल्कि सोने जैसे आग में तपकर, एलिना जी कहती हैं।
ये सुनकर सभी चुप हो जाते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन कोई था जो उनकी कही बातों का मतलब अच्छे से समझ रहा था, और ये कोई और नहीं बल्कि रहाने फैमिली थी। असल में रहाने फैमिली में दो लोग और हैं, एक लड़का और लड़की, जिनकी उम्र रितेश और इनायत को जितनी है, लेकिन वो दोनों इतने घमंडी और बिगड़े हुए हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है। अचानक ही वहां तालियों को आवाज गूंज उठती है। ये कोई और नहीं बल्कि दादू थे। वो अपनी जगह से उठते हैं और एलिना जी के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, हम आपकी बातों से बिल्कुल खुश हैं अली। हम आपके अंदर यही झलक देखने चाहते थे। आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप सच में एक रॉयल फैमिली की राजकुमारी है। जब से आप इस घर में आई थी, मैं आपके अंदर वही गुण देखना चाहता था जो हमने सालों पहले राधा बहू के अंदर देखी थी, और आज आपने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी। हम आपके इस फैसले से खुश हैं। एलिना जी बस एक स्माइल कर देती हैं। उधर रूम में एहसास अब तक ठीक हो चुकी थी। वो अब सबसे बातें कर रही थी। डॉल, सच में तुम कश्मीर जा रही हो? लेकिन चाचू ने ये क्यों कहा कि वो तुम्हें कश्मीर नहीं जाने देंगे? इनायत कहती है, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे कश्मीर जानी है, क्योंकि ये कश्मीर की जर्नी से ही मेरी असली जर्नी शुरू होगी, और जो मैंने सोचा है और उसे पूरा करने के बाद इस पैलेस में जब मेरी कदम पड़ेगी तो उस वक्त मैं एहसास राठौर रहूंगी। एहसास कहती है, मतलब कि तुम्हें एहसास राठौर बनने के लिए पहले कश्मीर जानी है, और वहां के काम खत्म करने के बाद तुम हमारे पास वापस लौटोगी, इतिश कहता है। एहसास हाँ में सिर हिला देती है। वहीं आर्यन एकदम चुपचाप उनकी बातें समझने की कोशिश कर रहा था। आरू, आप क्या सोच रहे हो? एहसास पूछती है। दीदू, क्या आप मुझसे दूर हो जाओगी? आर्यन पूछता है। बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। चलो जल्दी से मुझे एक प्यारी सी झप्पी दो, एहसास कहती है। आर्यन उसे गले लगा लेता है। ये देखकर बाकी के दोनों भाई बहन भी उसे गले लगा लेते हैं। दीदू, आप आर्यन का वेट करना, वो अभी आ रहा है। ये कहकर आर्यन भागते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। नीचे अर्जुन जी अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे कि वो एहसास को कश्मीर नहीं जाने देंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मुझे रोक लेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है मिस्टर राठौर, क्योंकि मुझे कोई नहीं रोक सकता। वेल, आप एक बिजनेसमैन हैं और मैं एक फ्यूचर बिजनेस वूमेन। तो चलिए एक डील करते हैं। अगर आप मुझे कश्मीर जाने की परमिशन देते हैं तो 3 साल बाद आपकी बेटी आपको वापस मिल जाए, और अगर आप मुझे कश्मीर जाने की परमिशन नहीं देते हैं तो शायद आपको आपकी बेटी शायद आपको और भी न जाने कितने सालों को बाद मिले, या फिर मिले ही नहीं। चॉइस इज योर मिस्टर राठौर। आपके पास 10 मिनट है, आप सोच लीजिए। तब तक मैं कुछ खा लेती हूँ। वो क्या है न, मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती वरना मेरी पेट दर्द करने लगती है। ये कहकर एहसास किचन की तरफ चली जाती है। 22, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। हो सकता है आपकी बेटी आपको वापस मिल जाए। अब यही शब्द अर्जुन जी के कानों में गूंज रही थी। इधर एहसास डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से खाना खा रही थी। एलिना जी उसके बगल में खड़ी थी और उसे खाते हुए देख रही थी। तभी एहसास एक बाउल को छूने वाली थी कि एलिना जी उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं, तुम ये नहीं खा सकती, ये तुम्हारे लिए नहीं है, एलिना जी कहती हैं। क्यों, मैं इसे क्यों नहीं खा सकती? एहसास भी उसी टोन में बोलती है। क्योंकि इसके अंदर मशरूम है जिससे तुम्हें एलर्जी है, एलिना जी कहती हैं। ये सुनकर एहसास तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेती है। ओह थैंक्स बताने के लिए, एहसास कहती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। तुम आराम आराम से खा सकती हो, कोई जल्दी नहीं है, एलिना जी कहती है। जल्दी आपको नहीं है लेकिन मुझे है मिसेस राठौर, मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना है, एहसास कहती है और खाना खत्म करके सीधे हॉल में जाती है। तो बताइए मिस्टर राठौर, क्या सोचा आपने? एहसास पूछती है। मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है, लेकिन अगर 3 साल बाद भी मुझे मेरी बेटी नहीं मिली तो? अर्जुन जी कहते हैं। एहसास राठौर अपने वादे की पक्की है मिस्टर राठौर, अगर उसने कह दिया तो मिलेगी, एहसास कहती है। तो ठीक है, जाओ, अर्जुन जी कहते हैं। जैसे ही एहसास जाने के लिए अपनी कदम आगे बढ़ाती है, कोई उसे रोक लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि एलिना जी होती है। जाने से पहले मुझसे वादा करके जाओ, आज से 3 साल बाद हमें हमारी बेटी एकदम सही सलामत मिलेगी। एकदम हंसती खेलती मुस्कुराती हुई बेखौफ एलिना जी कहती हैं। ये सुनकर एहसास के माथे पर बल पड़ जाती है और वो कुछ सोचने लगती है। तुरंत ही वो उनके हाथ पर हाथ रखकर कहती है, मैं आपसे वादा करती हूँ मिसेस राठौर कि आज से 3 साल बाद आपकी बेटी जब आपको मिलेगी तो आपका ये सिर गर्व से ऊंचा उठ जाएगा। और हाँ, आपकी बेटी आपको सही सलामत ही मिलेगी। एहसास कहती है।
ये सुनकर एलिना जी मुस्कुराने लगती है और फिर उसके हाथों में एक लाल धागा देते हुए कहती है, ये ले, मैंने तुम्हारे लिए पूजा करवाया था। जब मेरी बेटी बनकर लौटना तो इसे अपनी कलाइयों पर बांध कर लौटना। एलिना जी उसके माथे पर किस कर देती है। एहसास जिसके लिए ये एहसास काफी नया था और वो उसे संभाल नहीं पा रही थी, वो तुरंत बाहर के तरफ चली जाती है। लेकिन जाने से पहले वो कहकर जाती है कि कोई भी उससे कांटेक्ट न करे, और वो एलिना जी को एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स देती है। ये देखकर एलिना जी हैरान हो जाती हैं। तुरंत ही आर्यन वहां आ जाता है। दीदू, ये रही मेरी गिफ्ट आपके लिए। आप सीक्रेट मिशन पर जा रही हो न, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे लेकर जाओ। मैंने इसे आपके लिए खरीदा है अपनी पॉकेट मनी से। आर्यन एक बहुत ही खूबसूरत स्वेटर देते हुए कहता है। वो स्वेटर महरून और व्हाइट कलर का था। एहसास उसे लेकर थैंक्स बोलती है और कहती है, आरू दीदू यहाँ से जा रही है और वो चाहती है कि आप रोने की जगह स्ट्रांग बनो और अपने सपने को चुनो। याद रखो, आप जो बनना चाहते हो उसे बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप एहसास राठौर के भाई हो। एहसास इतना ही कहती है कि आर्यन बोल पड़ता है। वो हंसने लगती है और फिर एक बार सबको देखकर वहां से चली जाती है। एलिना जी अब भी उस गिफ्ट बॉक्स को देख रही थी। आज पहली बार एहसास ने उन्हें कुछ दिया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करें। ये देखकर अर्जुन जी उनके पास जाते हैं और उनके कंधे पर हाथ रखते हैं। अर्जुन, यीशु ने मुझे गिफ्ट दिया। उसने पहली बार मुझे गिफ्ट दिया और देखा आपने, मैं उसे टच भी कर सकती हूँ। एलिना जी के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। एली, संभालिए अपने आप को। जब इतनी बात से इमोशनल हो जाएंगी तो फिर जब वो 3 साल बाद लौटकर आपको माँ कहेगी तो कैसे संभालेंगी, अर्जुन जी कहते हैं। ये सुनते ही एलिना जी तुरंत उनके तरफ देखती है। फिर वो सोफे पर बैठकर इस गिफ्ट बॉक्स को खोलती हैं। उसमें एक नोट लिखा होता है। एलिना जी उस नोट को खोलती हैं तो उसमें लिखा होता है, अपने सपने को पूरा करिए मिसेस राठौर, जो आपने सालों पहले छोड़ दिया था। अगर आप करेगी तो आई एम श्योर कि 3 साल के अंदर में आपको पूरी दुनिया जान जाएगी। ये सुनकर पूरी फैमिली हैरान हो जाती है। तभी अर्जुन जी दूसरे नोट को पढ़ते हैं। बड़ी मॉम, अब वक्त आ गया है कि आप दुनिया को ये दिखाओ कि आप वास्तव में हो कौन। किसी और के लिए अपनी पहचान भूलने की जरूरत नहीं है। याद रखना, कोई आप दोनों का साथ दे या न दे, लेकिन मैं हमेशा आप दोनों के साथ हूं। ये सुनकर पूरी फैमिली थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर एहसास वापस से उसी मॉल में आ चुकी थी। अब उसके हाथों में ढेर सारी शॉपिंग बैग्स थी और वो अपने पुराने ड्रेस में थी। अब उसके पीछे वो बाइक वाला लड़का था। एहसास जल्दी से सारी बैग्स एक टैक्सी में रखती है और वहां से निकल जाती है। उसके पीछे ही वो बाइक वाला। थोड़ी देर बाद वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है। अब वो बाइक वाला वहां से उसके पीछे जाता है और उसके अपार्टमेंट के बगल वाले कमरे में चला जाता है। एहसास हॉल में सारा सामान रखती है और फिर एक एक करके उन्हें अनपैक करती है। इसमें सिर्फ कपड़े और खाने की चीज थी जो कई दिनों तक खराब नहीं होगी। एहसास तुरंत उन्हें एक ट्रॉली बैग में डालती है और फिर 2 ट्रॉली बैग के साथ एक बैग अपने पीठ पर रखती है और कैप पहनकर सामान के साथ बाहर आती है। दरवाजे पर ही उसे रिद्धिमा मिल जाती है। थैंक गॉड तू आ गई, अब जल्दी से चल, दरवाजा बंद कर, हमें निकलना है वरना हम लेट हो जाएंगे। और हाँ, जल्दी से रात को भी कॉल कर, एहसास कहती है। वो कॉलेज पहुंच चुका है, मैसेज किया था। अब चल, हमें भी चलनी है। मैंने यहाँ का काम कुछ दिनों के लिए कर दिया है, बाकी जिन्हें देखना होगा देख लेगा, रिद्धिमा कहती है। दोनों वहां से सीधे कॉलेज जाती है और बस में बैठ जाती है। अब रिद्धिमा और पराग एक सीट पर थे, जबकि अब बस में सिर्फ एक ही सीट खाली थी और वो थी पार्थिक के बगल वाली। एहसास को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या भगवान जी, किसी और के बगल में सीट नहीं मिल सकती थी? इस एक्डू के बगल में मिलनी जरूरी थी। अब क्या करूं? एहसास मन ही मन कहती है। तभी उसे पार्थिक की आवाज सुनाई देती है। मिस बत्रा, आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाए। सर, उसके लिए कोई जगह खाली नहीं है, एक लड़की बोलती है। व्हाट? पार्थिक चौंकते हुए कहता है। यस सर, पूरी बस भर चुकी है, अब कोई जगह नहीं है, एक लड़का कहता है। ये सुनकर पार्थिक कहता है, कोई बात नहीं, तुम मेरी बगल वाली सीट पर बैठ जाओ, इट्स ऑक्सम, मैं मैनेज कर लूंगी। एहसास कहती है। क्या मैनेज कर लूंगी? चलो चुपचाप बैठो, पार्थिक कहता है। एहसास तुरंत डर से उसके बगल में बैठ जाती है। अब बस अपनी सफर के लिए निकल चुकी थी। पूरे दिन बस में रहने के बाद वो सभी शाम के वक्त एक ढाबा पर रुकते हैं। चलो, जिसको खाना खाना है या फिर कुछ लेना है जल्दी से ले लो, अब बस पूरी रात कहीं नहीं रुकेगी, ड्राइवर कहता है। ये सुनकर सभी बच्चे नीचे उतर जाते हैं और अपने लिए खाने की चीज खरीदने लगते हैं।
एहसास भी नीचे आती है और सीधे खाना ऑर्डर कर देती है। कुछ ही देर में उसके सामने दही आलू, कड़ी पुलाव, सरसों की साग और मक्के की रोटियां के साथ चटनी आ जाती है। एहसास आराम से खाती है। किसी की भी नजर उसके तरफ नहीं थी। वो खाना खा रही थी और दुकान वाला उसके बगल में बैठा हुआ था। वो शायद उससे कोई बात भी कर रहा है। खाना खत्म करके एहसास कुछ और सामान लेती है और फिर अपने बोतल में चाय लेकर सीधे बस में आ जाती है और एक बार फिर से बस अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ती है। 23 कश्मीर ट्रिप। बस आधे रास्ते पहुंच चुकी थी और कड़ी अंधेरा हो चुका था। अभी उन्हें जाने में और अधिक समय लगने वाले थे। सभी बच्चे बस में सो चुके थे और ड्राइवर भी अब बदल चुका था। एहसास को भी नींद आ रही थी, लेकिन वो सोने के बजाय आराम से एक नॉवेल पढ़ रही थी। पार्थिक उसे देख रहा था और उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। काफी देर तक पढ़ने के बाद एहसास सो जाती है। उसके सोते हो पार्थिक के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो थोड़ी देर तक वेट करता है। जब वो कंफर्म हो जाता है कि एहसास सो चुकी है तो वो धीरे से उसके हाथ से बुक को लेकर साइड में रखता है और उसे एक कंबल उड़ा देता है। अब वो एहसास को खुद से चिपका लेता है और अब उसका हाथ घिरे घिरे कंबल के अंदर एहसास के बॉडी पर घूमने लगते हैं। वो उसे स्निफ करता है और एक लो वॉइस में कहता है, कितनी सॉफ्ट बॉडी है तुम्हारी। जब से तुम्हें देखा है बस तुम ही मेरे ख्वाबों ख्यालों में रहती हो। हर वक्त मुझे तुम्हारी नीड लगी रहती है। पहली बार तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो मेरे लिए बना है, सिर्फ मेरे लिए। उसके बातों में पागलपन साफ झलक रही थी। वो अपने एक हाथ को उसके होठों पर रब करते हुए कहता है, तुम्हारा हंसना, मुस्कुराना, ऐसे बेखौफ वाली जिंदगी जीना, बस यही तो चाहिए मुझे। वो अचानक से उसके हाथों को अपने हाथों में लेता है और दूसरे हाथ को उसके गर्दन में डालता है और झट से उसे किस करने लगता है। वो पहले तो धीरे धीरे किस कर रहा था, लेकिन होठों की स्वाद लगते ही उसकी किस एक पैशनेट किस में बदल जाती है। वो उसे लगभग आधे घंटे तक किस करता है और फिर उससे अलग होता है। आह, तुम्हारे होठ कितने रसीले हैं। मन कर रहा है मैं इसे और कितना पीऊं। अभी भी मेरा मन नहीं भरा, लेकिन कोई नहीं, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है इसे पीने के लिए। वो उसे खुद से चिपका लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह उनकी नींद बस के रुकने से टूटती है। सभी पास के एक होटल में जाते हैं जिसे पार्थिक ने सबके लिए बुक करवाया था। सभी होटल में जाकर फ्रेश होते हैं और फिर खाना खाकर थोड़ी देर इधर उधर टहलते हैं और फिर बस में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अभी भी उन्हें जाने में कम से कम 7-8 घंटे लगने वाले थे। सभी बस में कुछ न कुछ एक्टिविटी करते हुए जा रहे थे। कोई डांस कर रहा था, कोई म्यूजिक प्ले कर रहा था। आखिरी में सभी अंताक्षरी खेलने लगते हैं। इन सब में एहसास सिर्फ अपने फोन में कुछ देख रही थी। पार्थिक जो कब से उसे देख रहा था, अब उसके मन में एहसास को फिर से किस करने की तलब जग रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और तभी बस एक छोटे से ढाबे पर रुकती है। चलो चलो, जिसको जो लेना है ले लो, अब आगे बस कहीं नहीं रुकेगी, सीधे मंजिल पर ही रुकेगी, ड्राइवर बोलता है। सभी बच्चे नीचे उतर जाते हैं। यीशु, तू चलेगी नीचे कुछ लेने? रिद्धिमा पूछती है। नहीं, मैंने ऑलरेडी खाने की बहुत सारी चीजें रख ली है। एक काम कर, तू भी नीचे मत जा और मेरे बैग में से खाने की चीजें ले ले। एहसास कहती है, नहीं यार, मुझे नीचे जाना है, तू समझ नहीं रही है। आगे रास्ते में अंधेरा हो जाएगा और हमें होटल पहुंचने में रात, इसलिए मैं पानी की बोतल लेकर आती हूँ, रिद्धिमा कहती है। उसके जाने के बाद एहसास चुपचाप अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। कुछ देर के बाद बस चल पड़ती है। शाम के 7 बजे तक सभी होटल पहुंच चुके थे। यहाँ होटल में एक कमरे में 2 लोग रुके हुए थे। पार्थिक ने अपना दिमाग लगाते हुए सारे बच्चों को रोल नंबर से रूम बुक करवाया था। इस बीच में पराग और रिद्धिमा दोनों एक कमरे में हो जाते हैं, जबकि एहसास अकेली पड़ जाती है। यीशु, तू अकेले रूम में कैसे रहेगी? इसे अंधेरे से डर लगता है, रिद्धिमा कहती है। इट्स ओके रिद्धू, मैं मैनेज कर लूंगी। वैसे भी तू तो मेरे बगल वाले कमरे में ही है, एहसास कहती है। चलो बच्चों, अब जाकर आराम करो, कल सुबह से तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के साथ साथ यहाँ घूमना भी है, पार्थिक कहता है। प्रोजेक्ट? कैसा प्रोजेक्ट सर? रिद्धिमा पूछती है। हम यहाँ सिर्फ घूमने नहीं आए हैं, हम यहाँ घूमने के साथ साथ यहाँ के आसपास के लोगों के बारे में जानेंगे और जानकारी इकट्ठा करेंगे। यहाँ से वापस लौटने के बाद हम ये सब गवर्नमेंट को सौंपेंगे, जिन्होंने हमें ये ट्रिप पर आने का मौका दिया है, और हो सकता है ये जानकारी हमें फ्यूचर में काम आए, पार्थिक कहता है। अब कोई कुछ नहीं बोलता है और अपने अपने कमरे में चला जाता है।
इधर एहसास अपने कमरे में आते ही सीधे बेड पर गिर जाती है। आह, कितनी इरिटेटिंग थी ये बस ट्रिप। जाते वक्त मैं बस में जाने के बजाय ट्रेन से जाना पसंद करूंगी। एहसास कहती है, चल यीशु पहले तू फ्रेश हो जा फिर आराम से सोना। ये कहकर वो बाथरूम में चली जाती है। इस बात से बेखबर की दो जोड़ी सुनहरी आंखें उसे ही देख रही है। कोई था जो बड़ी शिद्दत से लैपटॉप की स्क्रीन पर एहसास की हरकत देखकर मुस्कुरा रहा था। एहसास फ्रेश होकर एक ट्राउजर और टी शर्ट पहनती है और सीधे बाहर के तरफ चली जाती है। सबसे पहले वो खाना खाती है और फिर थोड़ी देर के लिए बाहर गार्डन में टहलने लगती है। काफी देर तक टहलने के बाद वो वापस कमरे में आती है और सो जाती है। अगली सुबह सभी रेडी होकर होटल से निकल जाते हैं और वहां घूमने लगते हैं। अब हर रोज का यही काम था, घूमना और जानकारी इकट्ठा करना। इसी बीच एहसास और पार्थिक की अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। वो हर वक्त एहसास के साथ रहता और उसकी केयर करता। ये बात एहसास के दिल को काफी भा रही थी और उसे भी पार्थिक का साथ अच्छा लग रहा था। आज सभी लोग होटल से निकलकर जंगल में ही रहने वाले थे। सभी जंगल में अपनी अपनी टेंट डालकर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। फिलहाल सभी बाहर ही आग जलाकर खाना पका रहे थे। लड़कियां भी उनकी मदद कर रही थी। एहसास अपने आसपास देखती है तो किसी की नजर उसके तरफ नहीं था। वो जल्दी से भागते हुए जंगल के दूसरे तरफ चली जाती है। वो लगातार जंगल के अंदर चलती जा रही थी। वो एक पेड़ के पास रुकती है और वहां कुछ बनाने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई पेंटिंग कर रही हो। एक एक करके वो कई सारे पेड़ पर वैसे ही करती है और फिर एक पत्थर पर बैठकर वहां एक चौक से कुछ लिखती है। काफी देर तक लिखने के बाद वो वहां से आगे जाती है और एक अजीब तरीके की आवाज लगाती है। 3 बार आवाज लगाने के बाद वो एक और दूसरी आवाज निकालती है और फिर वहां से चली जाती है। वो जब वापस सबके पास आती है तो रिद्धिमा और पराग झट से उसे गले लगा लेते हैं। थैंक गॉड यीशु की तू मिल गई, वरना हम तो डर गए थे। इट्स ओके। 24 आखिरी दिन और पार्टी। आज सबका कश्मीर में आखिर दिन थी और सभी अपने अपने मनपसंद जगह पर घूम रहे थे। सबकी एक एक टीम बनी हुई थी। सभी घूम रहे थे और वहां के वादियों को तस्वीर ले रहे थे। इन सब में एहसास कहीं नहीं थी, लेकिन किसी को उसकी फिक्र नहीं थी क्योंकि सबको पता था कि वो कहीं अपने फोन में वीडियो बनाने में लगी होगी या फिर कहीं बैठकर खाने में बिजी होगी। पार्थिक भी उसे सुबह से ढूंढ रहा था लेकिन एहसास का कोई पता नहीं थी। तभी वहां कुछ लोगों को टीम आती है। वो सभा एक माइक लिए हुए थे। अटेंशन एवरीवन, सभी उनके तरफ देखने लगते हैं। गाइज, आप सभी टूरिस्ट इनवाइट हैं हमारे आज के पार्टी में, जो हमने हमारे सबसे काबिल और कम उम्र के ऑफिसर के लिए रखी है। उनके यहाँ आने की खुशी में तो हम सभी चाहते हैं कि आप सभा आज शाम को होटल आयात में टाइम पर आ जाएगा। इतना कहकर वो लोगों आगे चले जाते हैं। हाँ, ये क्या था, न ही न हेलो, सीधे इनविटेशन दे दिया। काफी अजीब लोग हैं ये। सभी आपस में बातें करने लगते हैं। इधर एहसास जंगल में थी। उसके सामने कुछ लोग थे जिनसे वो कुछ बातें कर रही थी। वो उनसे काफी देर तक बातें करती है, फिर वो कहती है, देखिए, मुझे जितना पता था उतना मैंने बता दिया। अब मुझे जाने दो, मेरी फ्रेंड परेशान हो रही होगी। वो लोग एक दूसरे को देखते हैं और फिर कहते हैं, ठीक है, जाओ और खुद को प्रिपेयर कर लो, हम आगे भी तुमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके, इतना कहकर एहसास भागते हुए वहां से चली जाती है। उसे भागते देख सभी हंसने लगते हैं। ये लड़की सच में अजीब है। इधर एहसास भागते हुए उस जंगल से बाहर निकलने के रास्ता ढूंढने लगती है। इधर पार्थिक भी उसे ढूंढते हुए सीधे जंगल के अंदर आ रहा था। वो भागते हुए सीधे एहसास से टकरा जाता है। एहसास, जो पहले से ही डरी हुई थी, अचानक से पार्थिक से टकराने पर वो जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर पार्थिक तुरंत उसे गले से लगा लेता है। थैंक गॉड एहसास, तुम मुझे मिल गई, कितना डर गया था मैं, पार्थिक डरते हुए कहता है। एहसास भी उसे गले लगाए हुए थी और डर से कांप रही थी। मैं खो गई थी, आप प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो डरते हुए कहती है। पार्थिक उससे अलग होता है और फिर एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता है। वो एहसास को देखता है, जिसका चेहरा एकदम से गंदा हो गया था, यहाँ तक कि उसका पूरा कपड़ा गंदा था। वो उसे गोद में उठा लेता है और जंगल से बाहर निकल जाता है। दोनों होटल वापस जाते हैं। पार्थिक एहसास को ले जाकर कमरे में छोड़ता है, लेकिन एहसास उससे अलग होने के लिए रेडी नहीं थी। वो तुरंत पार्थिक को कस के पकड़ लेती है। एहसास, डरो मत, मैं हूं ना, यहाँ जाओ, मैं बाहर ही हूँ। हम डरो मत, कुछ नहीं होगा।
पार्थिक कहता है। एहसास अंदर जाती है और फिर खुद को साफ करके शावर लेती है। अब उसकी गोरी स्किन सामने थी। वो तुरंत बाथरूम के एक हिडन एरिया में से कुछ निकालती है और पूरे बॉडी पर लगा लेती है। अब वो फिर से सांवली स्किन वाली लड़की बन जाती है। वो एक नी लेंथ फ्रॉक पहनकर बाहर आती है। देखती है कि पार्थिक अब भी उसके सामने बैठा हुआ था। वो धीरे से उठकर हेयर ड्रायर लेती है और अपने बालों को सुखाने लगती है। काफी देर के बाद वो जब खुद को सेफ फील करने लगती है तो बोलती है, सर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पार्थिक उसे गले लगा लेता है और कहता है, आगे से बिन बताए कहीं मत जाना, जानती हो कितना डर गया था मैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करता मैं? बहुत कुछ खोया है मैंने अपनी लाइफ में, तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता। सर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस मैं खो गई थी तो थोड़ी डर गई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एहसास कहती हुई। तभी अचानक से बिजली कट जाती है और एहसास डरते हुए कस के पार्थिक का हाथ पकड़ लेती है। एहसास को फिर से डरता देख पार्थिक को रिद्धिमा की बातें याद आती है। यीशु को अंधेरे से डर लगता है। पार्थिक समझ जाता है कि एहसास डर रही है तो वो उसके हाथों को आराम से पकड़ता है और धीरे से उसे गले लगा लेता है। डरो नहीं, मैं हूं यहाँ। वहीं पार्थिक की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करके एहसास के दिल में एक अजीब सी फीलिंग जाग रही थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है? अचानक ही उसकी हाथें पार्थिक के सीने पर चली जाती है। हाँ, ये क्या है? ये सर की दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रही है? कहीं इन्हें हार्ट अटैक तो नहीं ना आने वाला है? ओफो यीशु, ये तू क्या सोच रही है? तू भाई एकदम से अजीब है। सर इतने खाते पीते हैं, इतने हेल्थी हैं, इन्हें क्या होगा? एक मिनट, कहीं इन्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना? हाँ, ऐसा हो भी सकता है। अब मैं हूं ही इतनी सुंदर कि किसी को भी मुझसे प्यार हो जाएगा, फिर वो पार्थिक सर जैसे एक दूर शख्स ही क्यों ना हो। वैसे कितना मजा आएगा ना पार्थिक सर से शादी करके। एक न्यू लव स्टोरी आएगी। स्टूडेंट एंड प्रोफेसर लव इन कश्मीर ट्रिप डॉट वाओ, कितना रोमांटिक नाम है ना। एहसास मन ही मन ये सब सोचकर खुश हो रही थी। तभी उसे पार्थिक की आवाज सुनाई देती है। एहसास, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? नहीं सर, आप साथ हैं तो फिर मुझे डर क्यों लगेगा? एहसास कहती है। थोड़ी ही देर में लाइट आ जाती है, लेकिन इस थोड़ी देर में दोनों ने अपने मन में पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। एहसास उससे अलग होती है और सीधे बाहर की तरफ चल पड़ती है। एक मिनट, तुम इन कपड़ों में बाहर जाओगी? पार्थिक पूछता है। इन कपड़ों में क्या खराबी है सर? एहसास पूछती है। बाहर होटल में पार्टी चल रही है और हम सभी उसमें इनवाइट है। तुम्हें लगता है कि तुम पार्टी में ऐसे कपड़ों में जाओगी? पार्थिक कहता है, व्हाट पार्टी? आप एक मिनट रुकिए, मैं अभी चेंज करके आ रही हूँ। इतना कहकर वो भागते हुए बाथरूम में चली जाती है। उसे ऐसे भागते देख पार्थिक मुस्कुराने लगता है और कहता है, तुम सच में बच्ची हो। मुझे एक बच्ची से प्यार हुआ है, एक बड़ी बच्ची से जो बहुत जिद्दी है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं न उसे संभालने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए, इस बच्ची के साथ बच्ची पैदा करने के लिए। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगता है। इधर एहसास जल्दी से एक सुंदर सी फ्रॉक पहनकर बाहर आती है। खुले बाल, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक, वो अब बहुत सुंदर लग रही थी। चले, एहसास कहती है। हाँ चलो, पार्थिक कहता है और दोनों बाहर की तरफ चले जाते हैं। इधर होटल में पार्टी चल रही थी, सभी खूब एंजॉय कर रहे थे। तभी वहां एहसास और पार्थिक आते हैं। उन्हें देखते ही सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वे दोनों अभी एक परफेक्ट कपल के जैसे लग रहे थे। हे मुझे चिकोटी काट, तो कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? मतलब कि ये हमारी डार्क स्किन वाली एहसास ग्रीक गॉड के साथ कसम से काफी परफेक्ट लग रहे हैं दोनों, एक लड़का कहता है। तभी एक लड़की उसके पेट में मारते हुए कहती है, सोच समझकर बोला कर, देख नहीं रहा कहाँ हमारी एहसास 18 की भी नहीं हुई है और कहाँ सर 28 के हैं, दोनों में 10 साल का डिफरेंस है। और भले ही हमारी एहसास डार्क स्किन वाली हो, लेकिन वो जैसी है वैसी ही रहती है। गोरा दिखने के लिए मेकअप नहीं करती है बाकियों के जैसे, वरना कौन से उसके पास पैसे नहीं है महंगे मेकअप खरीदने के लिए या फिर स्किन ट्रीटमेंट करवाने के। भूलो मत, वो जिस बाइक से कॉलेज जाती है वो बाइक ऑल इंडिया में सिर्फ एक ही है, समझे? वो लड़का अपना पेट पकड़कर हाँ में सिर हिला देता है। बात तो एकदम सही थी। एहसास भले ही डार्क स्किन के साथ रहती थी, लेकिन उसे कॉलेज में सभी पसंद करते थे क्योंकि वो सबकी हेल्प कर देती थी और सबकी बराबर ट्रीट करती थी। सभी उसके एटीट्यूड के दीवाने थे। उसके आने से सभी बच्चे कॉलेज में सुरक्षित हो गए थे क्योंकि
वो अब किसी को भी बुली करने नहीं देती थी, अगर कोई ऐसा करता तो उसे सीधे कॉलेज से आउट करवा देती थी। सभी उसे देखकर खुश हो रहे थे। वाह यीशु, तू तो इस ड्रेस में एकदम झकास लग रही है। पराग कहता है। लाइन मार रहा है एहसास सीधे बोलती है। नहीं नहीं मेरी माँ, मेरी इतनी हिम्मत कि मैं तेरे ऊपर लाइन मारूंगा। मुझे भरी जवानी में मरना थोड़ी न है। पराग कहता है। चल ठीक है, बचा ले अपनी जवानी, वरना। इतना कहकर एहसास अपनी जीभ को दबाते हुए अपनी आंखों से कुछ इशारा करती है। पराग तुरंत रिद्धिमा के पीछे खड़ा हो जाता है। ये देखकर सभी हंसने लगते हैं। चलो अब बहुत हुई बातें, चलो पार्टी एंजॉय करो, पार्थिक कहता है। वहीं एक लड़का जो कब से एहसास और पार्थिक के ऊपर अपनी नजरें जमाए हुए था, वो एक वेटर को बुलाकर कुछ कहता है और फिर वहां से दूसरे साइड में चला जाता है। वो वेटर एक ड्रिंक की ट्रे उठाता है और सबको ड्रिंक सर्व करने लगता है। वो एक वेटर ले लिया इशारा करके जूस की ग्लास मंगवाता है और फिर सारे बच्चों को सर्व करता है। सभी अपनी अपनी जूस एंजॉय कर रहे थे। तभी एहसास को अपनी ग्लास में कुछ अजीब लगता है। वो उसे इग्नोर कर देती है, लेकिन जल्दी ही उसे गर्मी लगने लगती है। वो समझ जाती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो तुरंत वहां से निकलकर सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। वो जैसे ही अपने कमरे की दरवाजा खोलती है, चौंक जाती है। 25 मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। एहसास जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसका पूरा रूम अंधेरे में डूबा हुआ है। वो लड़खड़ाते हुए स्विच ढूंढने लगती है, लेकिन स्विच नहीं मिलता है। वो फ्रस्ट्रेशन से आगे बढ़कर बाथरूम की तरफ जाने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो तुरंत अलर्ट हो जाती है और पीछे घूमकर उस शख्स को मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन शायद वो पहले से ही अलर्ट था। वो तुरंत उसके हाथों को पकड़ लेता है। आह छोड़ो मुझे, एहसास चिल्लाने लगती है। छोड़ने के लिए थोड़ी न पकड़ा है बेबी गर्ल, अभी तो वो काम बाकी है जिसके लिए मैंने तुम्हें रख दिया है। चलो वो कर लेते हैं, फिर तुम जो कहोगी वही होगा। ये कहते हुए वो आदमी उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन एहसास उसे धक्का दे देती है और खुद को बचाते हुए बाहर की तरफ भागने की कोशिश करती है। लेकिन वो आदमी उसके पैरों को पकड़ लेता है और उसे खींचकर बेड पर पटक देता है। देखो तुम मुझे छोड़ दो प्लीज। लेकिन वो आदमी एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, छोड़ दूंगा बेबी गर्ल, पहले तुम्हारे साथ कुछ कर तो लूं। वैसे अगर तुम कॉपरेट करो तो तुम्हें बहुत मजा आएगा, लेकिन अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें दर्द भी बहुत होगा। सो क्या करना है तुम खुद सोच लो। ये कहते हुए वो उसके ऊपर झुक जाता है और किस करने की कोशिश करने लगता है। एहसास लगातार हाथ पैर मरने लगती है उससे छूटने के लिए। वो लगातार चीख रही थी, प्लीज समबडी हेल्प मी, लेकिन बाहर हो रही शोरगुल और साउंड प्रूफ रूम होने के कारण कोई भी उसकी चीखें नहीं सुन रहा था। उधर पार्टी में पार्थिक कब से एहसास को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे दिखी ही नहीं। वो कुछ सोचते हुए रिद्धिमा से पूछता है, रिद्धिमा एहसास कहाँ है? सर वो तो अपने कमरे में गई है आराम करने, रिद्धिमा कहती है और फिर वो पार्टी एंजॉय करने लगती है। ये लड़की पार्टी छोड़कर आराम करने चली गई? इम्पॉसिबल, इसकी तो जान ही पार्टी में बसती है। फिर ये ऐसे कैसे चली गई? वो सोचते हुए उसके कमरे की तरफ बढ़ जाता है। इधर एहसास लगातार खुद को उस आदमी से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। उल्टा उसे और भी नशा हो रहा था, जिससे धीरे धीरे उसके हाथ पैर काम करना बंद कर रहे थे। ये देखकर वो आदमी उसके होठों पर किस करने वाला होता है कि कोई उसे खींचकर बेड से नीचे पटक देता है। वो आदमी ऐसे अचानक हुए हमले से खुद को संभाल नहीं पाता है, लेकिन तुरंत ही खड़ा होकर कहता है, डॉट हाउ डरे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? ये कहते हुए वो सामने देखता है तो डर के मारे उसकी पैंट गीली हो जाती है, क्योंकि सामने पार्थिक खड़ा था। उसकी आंखें एकदम लाल हुई थी और पूरा चेहरा गुस्से से लाल। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसे कच्चा चबा जाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज पर नजर डालने की? तूने इसे छूने की हिम्मत कैसे की? ये कहकर वो लगातार उसे मारने लगता है। वो लगभग मारते हुए उसे अधमरा कर देता है और फिर उसे कुछ लोगों को बुलाकर भेज देता है। वो जल्दी से बेड पर आता है और चेक करता है तो एहसास का पूरा शरीर जल रहा था। वो तुरंत समझ जाता है कि उसे ड्रग दिया गया है। पार्थिक एहसास को उठाता है और सीधे बाथरूम में घुस जाता है। अंदर जाकर वो उसे बाथटब में बैठता है और उसके ऊपर पानी डालने लगता है। ठंडी ठंडी पानी गिरने से एहसास को धीरे धीरे होश आने लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने बैठे पार्थिक पर पड़ती है तो उसे उसकी तलब होने लगती है। वो झट से उसे अपनी तरफ खींचकर किस करने लगती है।
ये देखकर पार्थिक शॉक्ड ही जाता है। वो खुद को उससे अलग करता है और कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? प्लीज सर मना मत करिए, अभी मुझे आपकी जरूरत है, सुबह आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मना मत करिए। एहसास अपनी टूटी फूटी आवाज में बोलती है और फिर से उसे किस करने लगती है। इस बार पार्थिक बखूबी उसका साथ दे रहा था। वो किस करते हुए ही बाथटब से बाहर निकालता है और उसके कपड़ों से उसे आजाद कर देता है। थोड़ी ही देर में दोनों बेड पर होते हैं और उनके कपड़े बेड से नीचे। उनके बीच की आहें लगातार रूम के कोने कोने में फैल रही थी। रात के न जाने वो कौन सा पहर होगी जब उन्हें नींद आई होगी। खिड़की से आ रही चांद की रोशनी उनके इस प्यार के साक्षी बन रही थी। तो कहीं कोई परेशान हो रहा था। ये जो हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि रानी उसके पास है। अब हम क्या करें? आखिर हमसे चूक कहाँ हुई? हमने तो लगातार अपनी नजरें उनके ऊपर जमाई हुई थी। ऐसा नहीं हो चाहिए था। एक डरावनी सी जगह पर डरावनी परछाया ये सब आपसे में बोल रही थी। वहीं उनसे कोसों दूर कोई परछाई मुस्कुरा रही थी। अब वक्त आ गया है उसे ये जानने का कि वो वास्तव में है कौन। हर तरफ की परछायां अपनी अपनी फायदा देख रही थी। न जाने कौन से फायदे होने वाले थे उन्हें इन्हें मिलन से। अगली सुबह जब एहसास की नींद खुलती है तो उसे अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रही थी। आह, क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कहते हुए वो अपने सिर को दबाने लगती है तो उसे याद आने लगता है कल रात की सारी बातें। ओह नो, ये क्या कर दिया मैंने, वो भी सर के साथ। एहसास के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने बगल में सो रहे पार्थिक को देखती है जो काफी सुकून से सो रहा था। एहसास धीरे धीरे बेड से नीचे उतरती है और बाथरूम में चली जाती है। अंदर जाकर वो शावर चालू करके उसके नीचे बैठकर रोने लगती है। इधर उसके जाते ही पार्थिक की नींद खुल चुकी थी। वो कब से बाथरूम की तरफ देख रहा था, लेकिन काफी देर के बाद भी एहसास बाहर नहीं आए तो उसे टेंशन होने लगती है। वो तुरंत हाथ बढ़ाकर टॉवेल को उठाता है और पहनकर सीधे बाथरूम के अंदर घुस जाता है। अंदर देखता है कि एहसास रो रही है। ये क्या किया मैंने? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैंने अपनी वर्जिनिटी खो दी। नो, अब मैं क्या करूंगी? इससे पहले कि किसी को कुछ भी पता चले, मैं खुद को खत्म कर लूंगी। अब मैं किसी को भी मुंह नहीं दिखा सकती। ये कहते हुए एहसास बाथरूम में लगे इलेक्ट्रिक वायर को छूने वाली होती है। ये देखकर पार्थिक तुरंत उसे खींच लेता है और एक थप्पड़ जड़ देता है। आर यू मैड? एहसास जो अब तक होश में नहीं थी वो आंसू भरे आंखों से पार्थिक को तरफ देखने लगती है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या करने जा रही थी तुम? हाँ, मरने जा रही थी। सच में? पार्थिक गुस्से से कहता है। तो क्या करूं मैं सर? अब मैं किसी के लायक नहीं हूं। मैंने अपना सब कुछ खो दिया। इसके लिए मैं आपको तो ब्लेम नहीं कर सकती हूं ने, क्योंकि ये सब मैंने खुद किया है। मैं आपके ऊपर बोझ तो नहीं बन सकती ना? एहसास कहती है, बोझ? तुमसे किसने कहा कि तुम मेरे ऊपर बोझ बन रही हो? शायद तुम भूल गई हो कि कल रात तुमने मुझसे क्या कहा था। तुमने मुझसे कहा था कि सुबह मैं जो कहूंगा वो तुम करोगी। तो तुम अपनी बात से मुकर कैसे सकती हो? बिना मेरी बात सुने तुम मरने की कोशिश कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हारी वर्जिनिटी ली है, इसलिए अब से तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? सिर्फ मेरी। और आज अभी इसी वक्त मैं तुमसे शादी कर रहा हूं। ये कहते हुए पार्थिक अपने हाथ को बाथ ट्यूब के कोने पर मारता है और उसके हाथों से खून निकलने लगता है। वो तुरंत अपने हाथ से गिरते हुए खून से एहसास की मांग भर देता है। एहसास के आंखों से आंसू गिरने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। पार्थिक उसे संभालकर बाहर लेकर आता है और उसे बाथरोबे पहनाकर बेड पर लिटा देता है। वो सभी बच्चों को मैसेज करता है कि वो सभी रेडी होकर बस से वापस मुंबई के लिए निकल जाए। फिर वो एहसास के फोन से पराग और रिद्धिमा को मैसेज करता है, मुझे एक अर्जेंट काम आ जाने के कारण मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रही हूँ। तुम लोग मेरी फिक्र मत करना। मैं रात में ही निकल गई थी, दोपहर तक पहुंच जाऊंगी। पार्थिक एहसास को उठाता है और अपने कमरे में लेकर चला जाता है। फिर वो रूम सर्विस वाले को बुलाता है और एहसास के सारे सामान को अपने कमरे में मंगवा लेता है। उसके सोच के बिल्कुल ठीक। पराग और रिद्धिमा एहसास के कमरे में आते हैं तो पूरा कमरा खाली था। इधर बच्चे पार्थिक के कमरे के पास आकर नॉक करते हैं। पार्थिक दरवाजा खोलकर बाहर आता है। सर, आप हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्यों? बच्चे पूछते हैं। वो एक्चुअली आज ही मुझे पता चला कि मेरी फैमिली कुछ दिनों के लिए यहीं आ रही है और फिर समर वेकेशन भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो तुम सब वापस चले जाओ, डरने की कोई जरूरत नहीं है।
बस मेरी ही फैमिली से है और ड्राइवर भी, पार्थिक कहता है। तभी वहां पराग और रिद्धिमा भी आ जाते हैं। ये सही है सर, आप हमारे साथ लौट नहीं रहे हैं और यीशु वो कल रात ही बिना किसी को बताए गांव चली गई है। रिद्धिमा कहती है, वॉट गांव चली गई, वो भी बिना बताए? पार्थिक चौंकने की एक्टिंग करते हुए कहता है, यस सर। पराग कहता है, ये लड़की मेरे समझ से बाहर है, वो ऐसे कैसे बिना बताए जा सकती है? पार्थिक कहता है, उसको धोखा देना। सभी बच्चे बस में बैठकर वापस मुंबई के लिए निकल चुके थे। इधर होटल में पार्थिक अभी भी एहसास को समझाकर थक चुका था कि वो उससे शादी कर रहा है, वो उससे प्यार करता है, लेकिन एहसास के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। उसके मुंह से बार बार एक ही वर्ड निकल रहा था, ये सब गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। अचानक से पार्थिक एक जोर का थप्पड़ जड़ देता है और एक पल के लिए सब कुछ सुन हो जाता है। आपने मुझे मारा, एहसास आंसू भरे आंखों से देखते हुए कहती है। हाँ मारा, क्या करूं, तुम्हारी पागलपन देखूं। तुम मेरी बात सुन नहीं रही हो क्यों? और ये क्या बार बार रट लगाए बैठी हो? ये सब नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। हाँ कुछ गलत नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आज से नहीं बल्कि उस पहली मुलाकात से, जब तुम पहली बार मुझसे मिली थी, मैं तब से प्यार करता हूँ, समझी? और तुम नहीं करती तो क्या हुआ? हम साथ रहेंगे तो धीरे धीरे प्यार हो जाएगा, और वैसे भी मेरा प्यार ही हम दोनों के लिए काफी है। पार्थिक कहता है। एहसास बस उसे अपनी आंसू भरी आंखों से देख रही थी। पार्थिक उसे गले से लगा लेता है। चलो अब रोना बंद करो और एक अच्छी बच्ची के जैसे कपड़े चेंज करो और मेरे साथ चलो, पार्थिक कहता है। एहसास चुपचाप बाथरूम में चली जाती है। उसके जाते ही पार्थिक किसी को कॉल करता है। जेट रेडी रखो, हम यहाँ से निकल रहे हैं। थोड़ी देर बाद एहसास एक छोटी सी फ्रॉक पहनकर बाहर आती है। पार्थिक उसे प्यार भरी नजरों से देखता है और फिर उसका हाथ पकड़कर बाहर के तरफ चला जाता है। दोनों वहीं होटल में बैठकर खाना खाते हैं और फिर वहीं से सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पर एक जेट खड़ी थी। दोनों जेट में बैठकर उड़ान भर लेते हैं। एहसास काफी शांत बैठी हुई थी और उसकी चुप्पी पार्थिक को चुभ रही थी, क्योंकि एहसास एक फ्री माइंडेड लड़की थी। वो भी चुप रहता है और अपने फोन में कुछ करते रहता है। इन सभी घटनाओं के पूरे 1 महीने हो चुके थे और इन 1 महीनों में एहसास काफी नॉर्मल हो चुकी थी और पार्थिक भी उससे काफी प्यार करने लगा था। एहसास के तबीयत ठीक न होने के कारण वो आज भी घर पर रुकी हुई थी, जबकि पार्थिक किसी काम से बाहर गया हुआ था। कॉलेज तो जाना नहीं था क्योंकि कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी, समर वेकेशन की। एहसास इस वक्त पार्थिक के विला में थी और वो सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ रही थी। अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं। वो खुद को संभालती है और हॉल के सोफे पर जाकर बैठ जाती है। लीना आंटी, एहसास एक मेड को आवाज देती है। तुरंत ही एक मेड भागते हुए उसके पास आती है। क्या हुआ मैडम? लीना आंटी बोलती है। लीना आंटी, आप किसी फीमेल डॉक्टर को घर बुलवा देंगी। एक्चुअली मेरी तबीयत काफी खराब है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। एहसास कहती है, क्यों नहीं मैडम। ये कहते हुए लीना अपने फोन से एक फीमेल डॉक्टर को कॉल करती है और घर आने को कहती है। थोड़ी देर में एक डॉक्टर घर आ जाती है और एहसास को चेक करने लगती है। कॉन्ग्रेट्स मिसेज अहलूवालिया, आप प्रेग्नेंट है, डॉक्टर कहती है। व्हाट? एहसास जोर से बोलती है। यस मैडम, आप सच में 1 मंथ की प्रेग्नेंट है, डॉक्टर कहती है। ये सुनकर एहसास काफी खुश होती है और अपने पेट पर हाथ फेरती है। फिर वो तुरंत कहती है, आप इस बारे में किसी को कुछ भी मत कहना, मैं सबको ये बात खुद बताऊंगी। डॉक्टर उसकी बात मान जाती है। इधर पार्थिक इस वक्त एक होटल के प्राइवेट रूम में बैठा हुआ था। उसके ठीक सामने एक लड़की बैठी हुई थी जो उसे लस्ट भरी नजरों से घूर रही थी। तो फाइनली मिस्टर पार्थिक अहलूवालिया को टाइम मिल गया मेरे लिए। हाँ, वो लड़की उसके पास आते हुए कहती है, तेरे लिए तो मेरे पास हमेशा से टाइम है रीवा, फिर तुझे ऐसा क्यों लगता? ये कहते हुए पार्थिक इसके हाथों को पकड़ लेता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं, जैसे कि जन्मों के भूखे हों और अपनी भूख मिटा रहे हो। वो दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए राजी नहीं थे, इस बात से बेखबर कि कोई उनकी प्राइवेट मोमेंट को कैमरा में कैप्चर कर रहा है। इधर एहसास को फोन पर फोन आता है कि उसे कल से पीस इंडस्ट्रीज ज्वाइन करनी है। इस बात से एहसास काफी खुश होती है। वो दिन भर और रात भर पार्थिक का वेट करती है, लेकिन वो नहीं आता है और नहीं उसका फोन आता है। कुछ सोचते हुए एहसास पार्थिक के फोन पर फोन करती है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। अगली सुबह एहसास रेडी होकर नीचे आती है और बिना किसी एसएम कुछ बोले घर से बाहर चली जाती है। वो बाहर खुद की गाड़ी लेने के बजाय
एक ऑटो लेती है और वहां से पीज इंडस्ट्रीज के लिए निकल जाती है। वो कंपनी में जाती है और अपना जॉइनिंग लेटर दिखाती है। रिसेप्शनिस्ट उसे ग्रैंड फ्लो पर जाने के लिए कहती है। एहसास उसे थैंक यू बोलकर सीधे ग्रैंड फ्लो पर चली जाती है। ग्रैंड फ्लो पर उसे एक जाना पहचाना शख्स मिलता है। अरे ड्राइवर भैया आप यहाँ, एहसास मुस्कुराते हुए बोलती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो ड्राइवर कहता है, मैं यहाँ आज ही ज्वाइन हुई हूँ मिस्टर पीएस के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर। एहसास कहती है, व्हाट पर्सनल असिस्टेंट? वो ड्राइवर पूछता है। एहसास उसे अपना ज्वाइन लेटर दिखाती है। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो? एहसास पूछती है, मैं मिस्टर पीएस का असिस्टेंट हूँ और तुम्हारा बॉस भी, समझे? तो आगे से तुम मुझे ड्राइवर नहीं कह सकती हो, समझी? वो शख्स कहता है, ओ हेलो सर, माय नेम इज एहसास बत्रा। ये कहते हुए एहसास अपना हाथ आगे बढ़ाती है। आई एम ओरियन जिंदल। वो लड़का यानी कि ओरियन कहता है, चलो तुम्हें काम बताता हूँ, वैसे भी आज सर आने से रहे। ओरियन कहता है, शो सर। ये कहते हुए दोनों एक केबिन में चले जाते हैं। सो मिस बत्रा, ये रही आपकी केबिन और आइए मैं आपको काम बताता हूँ। ये कहते हुए वो उसे काम बताने लगता है। इधर पार्थिक सिर्फ पेंट पहनकर उस लड़की के गोद में लेटा हुआ था और वो लड़की भी उसके सीने पर अपने हाथों को रब कर रही थी। वैसे हम काफी सालों बाद मिले हैं ना, क्या कहते हो एक और राउंड हो जाए? ये कहते हो दोनों फिर से एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। आई लाइक योर स्मेल। आज पूरे दिन कंपनी में काम करने के बाद एहसास रात को 8 बजे के करीब घर आती है तो देखती है कि पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ है। वो अंधेरे में ही अपने हाथ को इधर उधर मारते हुए आवाज लगाती है, कोई है? लीना आंटी। लीना आंटी आप कहाँ हैं सर? लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। एहसास का पूरा शरीर डर से कांपने लगता है और उसके हाथ से बैग छुटकर नीचे गिर जाता है। नो नो नो। इतना कहते हुए वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। उसके नीचे गिरते ही लाइट वापस आ जाती है और सामने सोफे पर पार्थिक बैठा हुआ उसे डेविल स्माइल करते हुए देख रहा था। वो सोफे पर से उठकर उसके पास जाता है और उसे देखता है। फिर वो उसके गालों को काफी जोर से पकड़ता है और कहता है, इतनी जल्दी टूट गई मेरी जान? अभी तो और बाकी है। कितनी कमजोर हो न तुम। तुम्हें टॉर्चर करने में मजा आएगा। तुम्हारी एक एक चीख उनके रूह को शांति दिलाएगी। जितनी वो तड़पी हैं और जैसे तड़पी हैं वैसे वैसे मैं तुम्हें तड़पाऊंगा, तब जाकर उनके आत्मा को शांति मिलेगी। ये कहते हुए वो काफी बेरहमी से उसे घसीटते हुए ऊपर की तरफ लेकर चला जाता है। वो उसे ले जाकर एक अंधेरी रूम में फेंक देता है और बाहर से दरवाजा बंद करके चला जाता है। इस वक्त घर में कोई नहीं था। वो एक बंद कमरे के दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और काफी देर के बाद वो बाहर निकलता है। फिर वो उस अंधेरे रूम के पास जाता है और अंदर से एहसास को बाहर निकालता है। कितनी मासूम हो न तुम, आसानी से मेरे झांसे में फंस गई। अगले दिन जब एहसास की नींद खुलती है तो वो खुद को बेड पर पाती है। वो जल्दी से उठकर अपने बगल में देखती है, लेकिन यह वहां कोई नहीं था। क्या सर कल भी घर नहीं आए थे? वो कुछ सोचकर पार्थिक को कॉल लगाने की सोचती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि उसका फोन बंद आ रहा था। वो फिर से मायूस होकर बाथरूम में चली जाती है। जैसे ही वो बाथरूम से नहाकर बाहर आती है, उसका फोन बजता है। वो देखती है कि ओरियन उसे कॉल कर रहा है। ये मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? वो कॉल रिसीव करती है। हेलो एहसास, तुम जल्दी से ऑफिस आ जाओ, सर आज ऑफिस आ रहे हैं। ओके मैं पहुंच रही हूँ। इतना कहकर एहसास जल्दी से कपड़े पहनती है और अपना बैग लेकर सीधे विला से बाहर चली जाती है। वो जल्दी से टैक्सी में बैठती है और सीधे पीज इंडस्ट्रीज के लिए निकल जाती है। जब वो ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि ऑफिस के सारे एम्प्लॉय एक लाइन में हाथ में बुक के लिए खड़े हैं। वो उन्हें इग्नोर करके जल्दी से ओरियन के पास जाती है। भाई ये सब क्या हो रहा है? एहसास पूछती है। यीशु आज इतने महीनों के बाद सर ठीक होकर ऑफिस आ रहे हैं, बस इसलिए पूरा ऑफिस उनके स्वागत के लिए तैयार बैठा है। चलो हम दोनों को उन्हें रिसीव करने के लिए जाना है। इतना कहकर ओरियन उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए सीधे बाहर की तरफ चला जाता है। कुछ ही देर में बाहर एक बड़ी सी रॉयल रोल्स आकर रुकती है और उसके पीछे ही और कई सारी गाड़ियां। उन गाड़ियों में से बॉडीगार्ड बाहर निकलकर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। ओरियन बड़ी अदब के साथ जाकर दरवाजा खोलता है। अंदर से एक शख्स बाहर निकलता है जिसने ब्लैक बिजनेस सूट, पैरों में शूज, हाथों में एक्सपेंसिव वॉच, जेल से सेट किए हुए बाल और मुंह पर मास्क पहने हुए, हाथों में ग्लव्स, गोल्डन आंखें, एकदम टॉल। ये सच में काफी हैंडसम था और इसके आसपास का ऑरा एकदम खतरनाक।
उसे देखते ही एहसास की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो अपने मन में सोचने लगती है, अरे यार, ये तो वही आदमी है जिसने उस दिन मेरी मदद की थी। कहीं ये मुझे पहचान न जाए। ओह गॉड, क्या करूं मैं। अचानक से उसकी ध्यान अपनी हाथ पर जाती है, जिसे देखकर वो स्माइल करती है और फिर कहती है, ये मुझे कैसे पहचान सकते हैं। जब मैं इनसे मिली थी तब पूरी तरह से मिट्टी से गीली थी, एकदम गंदी दिख रही थी। वो एक गहरी सांस लेती है। तभी उसे ओरियन की आवाज आती है, यीशु। वुड इशारा करता है। एहसास आगे आती है और फ्लावर बुके उसे देते हुए कहती है, वेलकम सर। वो शख्स उसे एक नजर देखता है। एहसास ने पूरी तरह से खुद को कवर करके रखा था। फुल स्लीव व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट के साथ एक ब्लैक ब्लेजर, पोनी किए हुए बाल, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक, आंखों में काजल। इसके अलावा उसके हाथों में बस एक ब्रेसलेट थी। वो अपनी सिर को हिलाते हुए बुके को लेकर अपने गार्ड को दे देता है। वो आगे बढ़ता है, उसके पीछे ओरियन और एहसास, और साथ में कुछ सिक्योरिटी गार्ड। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, सभी उन्हें वेलकम बैक टू ऑफिस सर ऐसे कुछ बोल रहे थे। वो सबको देखते हुए सीधे अपने पर्सनल लिफ्ट में घुस जाता है। ओरियन भी उसके साथ जाता है, लेकिन एहसास वहीं रुक जाती है, जिसे देखकर उस शख्स यानी कि पीएस की आंखें छोटी हो जाती है। ओरियन तुरंत खींचते हुए एहसास के अंदर कर लेता है। कुछ हो सेकंड में तीनों एकदम ऊपरी फ्लो पर होते हैं। लिफ्ट खुलती है और तीनों बाहर निकलते हैं और सीधे पीएस के प्राइवेट केबिन में चले जाते हैं। जैसे ही एहसास केबिन के देखती है, हैरान ही जाती है, क्योंकि ये केबिन काफी बड़ी और खूबसूरत थी। यहाँ रखी हुई हर एक चीज वेल मेंटेन थी। तभी एहसास की नजर वहां रखे एक फ्लावर पर गई। उस फ्लावर को देखकर वो हैरान ही जाती है। वो अपने मन में कहती है, ये ऑर्किड्स फ्लावर तो सर को बहुत पसंद है। ये यहाँ क्या कर रहा है। वो कभी उस फूल को देखती तो कभी पीएस की आंखों को। क्या ये सर हो सकते हैं। फिर वो खुद से कहती है, ये कैसे पॉसिबल है। कहाँ सर और कहाँ ये सर नहीं हो सकते हैं। मैं भी कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। पीएस अपनी चेयर पर बैठता है। सर, ये है आपकी न्यू सेक्रेटरी, आई मीन पर्सनल असिस्टेंट, एहसास बत्रा। और यीशु, ये है हमारे इस पीएस इंडस्ट्रीज के बॉस मिस्टर पीएस, ओरियन कहता है। हेलो सर, एहसास काफी फॉर्मल वे में बोलती है। वो बस सिर हिला देता है। यान भाई, अभी कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो जाने लगती है। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, मिस बत्रा, मेरे लिए एक कप ब्लैक कॉफी लेकर आएंगी। ये सुनते ही एहसास पलटकर पीएस की तरफ देखती है। ये देखकर ओरियन अपना माथा पीट लेता है। ये सर भी न लगता है इस बेचारी को सिर्फ डरा डरा कर जान ले लेंगे। यीशु, इसी फ्लो पर लेफ्ट साइड में किचन है, तुम वहां से सर के लिए कॉफी लेकर आओ। ओरियन कहता है, हाँ। ये कहते हुए एहसास बाहर चली जाती है। वो लगातार सोचते हुए जा रही थी, ये सब क्या हो रहा है। बॉस की आवाज मुझे बिल्कुल सर के जैसी क्यों सुनाई दे रही है। फिर वो अपना माथा पीटते हुए कहती है, आह यीशु, तू भी ना एकदम से पागल हो गई है। लगता है इतने दिनों से सर के आसपास न होने से तू उन्हें कुछ ज्यादा ही मिस कर रही है। वैसे बेबी, आप भी मिस कर रहे हो ना अपने डैडी को। ये कहते हुए वो अपने पेट पर हाथ रखती है। इधर केबिन में पीएस ओरियन की तरफ देखता है तो वो बोलना शुरू करता है, सर, इस लड़की का नाम एहसास बत्रा है। एक गांव से बिलोंग करने वाली लड़की है। इसके फैमिली मेंबर्स इसके अलावा सिर्फ इसकी नानी है। पूरी फैमिली की डेथ एक एक्सीडेंट में हो चुकी है। जब ये 2 साल की थी तभी पूरी पढ़ाई गांव और गांव के पास के स्कूल में करने के बाद ये यहाँ ग्रेजुएशन करने के लिए शहर में आई है। इसने आपके ही कॉलेज में एडमिशन लिया है, स्कॉलरशिप के थ्रू। स्टेटस फिलहाल के लिए शायद सिंगल है, लेकिन ऐसा अफवाह है कि कॉलेज का एक प्रोफेसर पार्थिक अहलूवालिया इसके ऊपर लट्टू है। इतना कहकर ओरियन चुप हो जाता है। इधर एहसास जल्दी से एक ब्लैक कॉफी लेकर केबिन में आती है। वो जैसे ही दरवाजा नोक करती है, अंदर से एक डरावनी आवाज आती है, कम इन। एहसास डरते हुए अंदर जाती है और टेबल पर कॉफी रखते हुए कहती है, सर, आपकी कॉफी। पीएस हाँ में सिर हिला देता है। सर, क्या मैं अब जाऊं? एहसास पूछती है। वो हाँ में सिर हिलाता है। एहसास भागते हुए बाहर की तरफ चली जाती है। उसके जाते ही पीएस कॉफी नीचे रखता है और कहता है, फाइनली तुम मेरे पास आ ही गई फील। बस कुछ कदम और तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। इतना कहकर वो उस कप को स्नीफ करता है और कहता है, आई लाइक योर स्मेल। आपका मिसकैरेज हुआ है। एहसास जब रात को घर लौटती है तो वो काफी थकी हुई होती है।
एक तो प्रेगनेंसी और ऊपर से आज पीएस ने उसे इतना दोहराया कि बेचारी की हालत किसी मरी हुई इंसान के जैसी हो गई थी। लीना आंटी एक कप कॉफी प्लीज, एहसास हॉल में बैठते हुए कहती है। जी मैडम, ये कहते हुए लीना उससे एक कप कॉफी लेकर देती है। आंटी क्या सर घर आ गए? एहसास पूछती है। हाँ मैडम, सर की गाड़ी बाहर है, मतलब कि वो आ गए हैं, लीना आंटी कहती हैं। ये सुनकर एहसास जल्दी से ऊपर की तरफ जाती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलने वाली होती है कि उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कैसी है? इतनी अजीब सी आवाज है। एहसास चारों तरफ देखती है लेकिन कोई नहीं दिखता है। वो जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो हैरान हो जाती है और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि सामने बेड पर पार्थिक एक लड़की के ऊपर लेटा हुआ था। एहसास के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था और वो पीछे हटने लगती है। तभी एक फ्लावर वास उसके हाथ से लगकर नीचे गिर जाता है, जिससे पार्थिक उसके तरफ देखता है। वो बस उसे देखकर स्माइल करता है। सर, ये कहते हुए एहसास गुस्से में आगे जाती है और पार्थिक को उस लड़की के ऊपर से खींचकर नीचे कर देती है। वो उस लड़की के बालों से पकड़कर उठाती है और खींचकर एक थप्पड़ मारती है। हाउ डरे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड पर नजर डालने की? और आप इसे बस देख रहे थे? एहसास गुस्से से घूरते हुए कहती है। मैं क्या कहूँ? कुछ भी नहीं, वैसे भी हम मर्दों की भी कुछ नीड होती है। तुम तो खुद को छूने नहीं दोगी तो हमें बाहर ही जन पड़ेगा ना। और वैसे भी खुद को देखो और इसे देखो, कितना फर्क है दोनों में। मतलब कहाँ तुम और कहाँ ये, पार्थिक कहता है। सर, एहसास जोर से बोलती है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? एहसास उसे पकड़ते हुए कहती है। पार्थिक तुरंत उसे खुद से दूर कर झटके से नीचे गिरा देता है, जिससे एहसास का सिर टेबल से टकरा जाती है और वहां से ब्लड आने लगता है। पार्थिक उसे इग्नोर करके उस लड़की के साथ बाहर चला जाता है। एहसास इस बात से काफी टूट जाती है। अब ये काम हर रोज होने लगा था। दिन में एहसास को पीएस फिजिकली हार्म करता, पूरे दिन दौड़ा दौड़ा के, और रात को पार्थिक मेंटली टॉर्चर करता। जहां पीएस पूरी तरीके से एहसास में इंटरेस्टेड था। वो कभी उसे अचानक से किस कर लेता तो कभी उसे हक कर लेता। एहसास काफी परेशान हो गई थी। इसी बीच उसके कॉलेज भी खुल चुके थे, लेकिन एहसास की कोई खबर नहीं थी। पराग और रिद्धिमा भी परेशान थे। साथ ही में पार्थिक भी परेशान होने की एक्टिंग करता है। लगातार 3 महीने तक दोनों तरफ से टॉर्चर होते होते एहसास काफी वीक हो चुकी थी, लेकिन इस बीच में उसने एक बार भी अपने बच्चे को होम नहीं किया था। आज एहसास हॉस्पिटल आई थी। डॉक्टर उसकी सोनोग्राफी कर रही थी। अचानक से एहसास के कानों में धक धक की आवाज जाती है तो वो डॉक्टर के देखती है। डॉक्टर हाँ में सिर हिलाती है। डॉक्टर, क्या मैं इसे रिकॉर्ड कर सकती हूँ? एहसास पूछती है। डॉक्टर हाँ में सिर हिलाती है। धड़कन अपना फोन डॉक्टर को दे देती है। डॉक्टर उसमें बच्चे ही हार्टबीट रिकॉर्ड करती है। थोड़ी देर में चेकअप के बाद ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है। वो थोड़ी देर में हॉस्पिटल से बाहर कर सबसे पहले एक गिलास ताज़ा जूस पीती है। चलो एहसास, बहुत जल्दी ही वक्त आने वाली है जब तुम सबको उनके औकात दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने बच्चे को सुरक्षित रखनी है। वो ऑटो लेकर सीधे ऑफिस चली जाती है। वो अपने केबिन में जाती है और आराम करने के बाद एक फाइल लेकर पीएस के केबिन में जाती है। मे आई कम इन सर? एहसास बोलती है। तुम्हें कब से मेरी परमिशन की जरूरत पड़ गई? फील आओ, पीएस बहुत ही प्यार से बोलता है। एहसास अंदर जाती है और फाइल उसे देती है। सर, इसमें आपकी सिग्नेचर चाहिए। पीएस बहुत ही प्यार से उसे देख रहा था, क्योंकि प्रेगनेंसी के कारण एहसास काफी खूबसूरत लग रही थी। अरे तुम खड़ी क्यों हो, बैठो, पीएस कहता है। थैंक यू सर, बट आप प्लीज इसके ऊपर साइन कर दीजिए, मुझे और भी फाइल्स बनानी है, एहसास कहती है। उसकी बातें सुनकर पीएस उसके पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है। क्या बात है फील, तुम इतनी परेशान क्यों हो? किसी ने कुछ कहा? बताओ मुझे। नहीं सर, मैं परेशान नहीं हूँ, बस फाइल्स रेडी करने के बाद मुझे जल्दी घर भी जानी है, एहसास कहती है। हम आई नो, ये कहते हुए पीएस उस फाइल को बिना देखे ही साइन कर देता है। एहसास जल्दी से फाइल लेकर निकल जाती है। फिर वो पूरे दिन काम करने के बाद घर चली जाती है। घर जाकर उसे वही चीज मिलती है। पार्थिक आज फिर से उसी लड़की के साथ रोमांस कर रहा था। वो उसे इग्नोर करके वो अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। ये देखकर पार्थिक को बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो उस लड़की के ऊपर से उठकर सीधे एहसास के पीछे जाता है और उसे जोर से धक्का दे देता है, जिससे एहसास खुद को संभाल नहीं पाती है और सीधे नीचे गिर जाती है।
वो सीढ़ियों से गिरते हुए नीचे चली आती है। उसके लोअर बॉडी से खून निकलने लगता है और इसके हाथ पैर में भी काफी चोट लग गई थी। घर में कोई भी मेड या सर्वेंट नहीं थी। पार्थिक उसे इग्नोर करके सीधे अपने रूम में चला जाता है। वो लड़की एहसास को देखती है और फिर बड़ी अदा से चलते हुए उसके पास आती है और उसके हाथों पर अपने हील्स से कुचलते हुए कहती है, बहुत घमंड था ना तेरे अंदर, अब देख कैसे मैं तेरी सारी हेकड़ी निकालती हूँ। ये कहकर वो नीचे गिरने की एक्टिंग करती है और जोर से चिल्लाती है। पार्थिक जो अभी रूम के अंदर जा नहीं पाया था, वो भागते हुए नीचे आता है और देखता है कि वो लड़की नीचे गिरी हुई है। वो उसे जल्दी से उठाता है। हे क्या हुआ तुम्हें? लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोलती है। पार्थिक को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे एहसास के पास जाता है और काफी जोर से उसके पेट पर मारता है। वो एक एक करके 3-4 लात उसे मार देता है जिससे एहसास के मुंह से खून बाहर निकल जाता है। वो उस लड़की को लेकर वहां से बाहर चला जाता है। एहसास दर्द से वहीं तड़प रही थी, लेकिन उसके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं था। वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब एहसास की नींद खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। वो अपनी सिर उठाकर देखती है तो उसके पास लीना आंटी बैठी हुई थी। एहसास उठकर बैठने को होती है। आराम से रहो, मैं हेल्प करती हूँ, लीना आंटी कहती है और उसे उठने में हेल्प करती है। एहसास को अपने पेट में काफी दर्द फील होता है और उसका हाथ उसके पेट पर चली जाती है। मेरा बच्चा, वो पूरे पेट को टटोलने लगती है। मेरा बच्चा कहाँ है? लीना आंटी मेरा बच्चा, वो चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने से डॉक्टर भागते हुए वार्ड में आती है। मिसेज अहलूवालिया प्लीज कम डाउन। लेकिन एहसास कुछ सुनने को रेडी नहीं थी। डॉक्टर मेरा बच्चा, एहसास पैनिक करते हुए पूछती है। आई एम सॉरी मिसेज अहलूवालिया, अब आपका बेबी इस दुनिया में नहीं है, आपका मिसकैरेज हो गया है, डॉक्टर कहती है। ये सुनते हो एहसास पूरी तरह से सुन हो जाती है। ये तेरी माँ है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, एहसास उठते ही अपने पेट को टटोलने लगती है। लीना आंटी मेरा बच्चा, एहसास पैनिक करने लगती है। ये देखते ही लीना आंटी जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर, डॉक्टर मेरा बच्चा वो ठीक तो है ना? एहसास पूछती है। देखिए मिसेज अहलूवालिया, पहले आप शांत हो जाए, जस्ट कम डाउन, हम डॉक्टर कहती है। डॉक्टर के बातों से एहसास खुद को शांत करती है और फिर डॉक्टर के तरफ देखती है। आई एम सॉरी मिसेज अहलूवालिया, लेकिन हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। आई एम रियली सॉरी, प्लीज संभालिए खुद को, डॉक्टर कहती है। ये सुनते ही एहसास एकदम से सुन हो जाती है। उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, बस यही सुनाई दे रहा था कि उसका बच्चा अब नहीं रहा। उसकी हालत देखकर लीना आंटी को बहुत बुरा लग रहा था। वो उठकर उसके पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। एहसास संभालो खुद को, तुम ऐसे नहीं टूट सकती, लीना आंटी कहती है। मैं टूटी नहीं हूँ लीना आंटी, टूटी हुई तो मैं पहले थी लेकिन अब नहीं। जिनके वजह से मैंने मेरे बच्चे को खोया है, मैं उसे इतनी दर्द दूंगी कि उसे खुद से नफरत हो जाएगी। लीना आंटी आप मुझसे वादा करिए, आप इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगी, यहाँ तक कि खुद मिस्टर अहलूवालिया को भी नहीं। आप मुझसे वादा करिए, एहसास बिना किसी भाव के कहती है। मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, कभी भी नहीं। ये एक माँ का एक माँ से वादा है, लीना आंटी कहती हैं। एहसास लीना आंटी से उनका फोन मांगती है और किसी को कॉल करती है। इट्स मी वाईआर, उनसे कह दो कि आज से 5 दिन बाद वो मुझे उसी जगह से पिकअप करे जिस जगह मैं मिलती हूँ। अब वक्त आ गया है कि मैं वापस लौट जाऊं। इस नंबर पर कॉल मत करना और हाँ मैं कॉल की हूँ, इसका डाटा भी डिलीट कर देना। इतना कहकर एहसास कॉल कट कर देती है और लीना आंटी को फोन दे देती है। वो खुद को फोन से किसी को कॉल करती है। क्या तुम मुझे हॉस्पिटल से पिकअप कर सकती हो? थोड़ी ही देर में रिद्धिमा और पराग दोनों भागते हुए वार्ड के अंदर आते हैं। येसु इतना कहकर दोनों उसे गले से लगा लेते हैं। तू कहाँ थी इतने दिन से, तुझे पता है हमने तुझे कितना मिस किया। तेरा फोन बंद आने के कारण हम दोनों कितने परेशान ही गए थे। डोंट वरी, मेरे लिए इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम दोनों को कुछ बताना है। एहसास कहती है। क्या बताना चाहती हो? रिद्धिमा पूछती है। कुछ जरूरी रिधु, जो तेरा और राग का जानना बहुत जरूरी है। एहसास कहती है। क्या बताना चाहती हो तुम बताओ, पराग कहता है। नहीं राग, यहाँ नहीं कहीं और, तुम दोनों मुझे लेकर चलो वहां। एहसास कहती है। लेकिन बेटा आपकी तबीयत, लीना आंटी कहती हैं। क्या फर्क पड़ता है लीना आंटी, वैसे भी मुझे इतने दर्द को आदत है। पैदा होते ही मैंने अपने माँ बाप को खो दिया, मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। जब मैंने उसे सह लिया तो ये क्या है?
आंटी आप घर चली जाए और हाँ आज के बाद से आप मेरा वेट मत करिएगा। शायद मैं अब कभी घर लौट कर आऊं। एहसास कहती है, ये आप क्या कह रही हैं बेटा? आप जानती हैं ना आपके बिना हम में से कोई भी वहां नहीं रहेगा। लीना आंटी कहती हैं, जानती हूँ आंटी, मैं आपके एक एड्रेस दे रही हूँ, आप वहां जाए और मेरी ये लॉकेट उन्हें दिखा दीजिएगा। आप लोगों को काम मिल जाएगा। एहसास कहती है और एक एड्रेस के साथ लॉकेट भी दे देती है। ये एड्रेस? लीना आंटी उसे देखते हुए कहती हैं, हाँ आंटी ये मेरी एक फ्रेंड की है, आपको वहां जॉब मिल जाएगी। आंटी आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ। इतना कहकर एहसास नीचे उतरने की कोशिश करती है। रिद्धिमा और पराग दोनों उसे थाम लेते हैं। हमारे होते हुए तुझे इतनी दर्द सहने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? पराग कहता है। एहसास बस हाँ में सिर हिला देती हैं। तीनों हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वो तीनों शहर से बाहर एक सुनसान रास्ते में जाते हैं तो उन्हें एक घर दिखाई देता है जो काफी टाइट सिक्योरिटी के साथ घिरी हुई थी। गाड़ी वहीं रुकती है और तीनों बाहर आते हैं। ये कहाँ लेकर आए तू हमें? पराग कहता है, चल तो एहसास कहती है और तीनों अंदर जाते हैं। उन्हें अंदर जाने से कोई नहीं रोकता है। एहसास हॉल में जाती है तो देखती है कि एक औरत हॉल में बैठी हुई है और उसके हाथों में एक गुड्डा है। वो बस उसे राग राग कह रही थी, फ्रेंड। एहसास कहती है। इस आवाज को सुनते ही वो औरत उसके तरफ देखती है। फ्रेंड। वो भागते हुए उसके तरफ आती है। तुम आ गई, ये क्या हुआ है तुमको? वो औरत एकदम किसी बच्चे के जैसे बोलती है। वो मैं बैड लोगों के साथ धिशुम धिशुम कर रही थी तो लग गई। एहसास कहती है, अच्छा तुम्हें तो दर्द हो रहा होगा ना? वो औरत कहती है, नहीं बस थोड़ी से। वैसे मैं देखो तुम्हें किससे मिलाने के लिए लेकर आई हूँ। एहसास कहती है, कौन आया है? वो औरत पूछती है, देखो तो ये दोनों मेरे फ्रेंड्स। ये है रिद्धिमा बजाज और ये है पराग सूर्यवंशी। ये दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। एहसास कहती है, लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोल रही है। अचानक से एक वो पीछे हटने लगती है। नो मुझे मत मारना, मैं मरना नहीं चाहती। वो पैनिक करने लगती है। दोनों उसे हैरानी से देखने लगते हैं। एहसास तुरंत उसे गले से लगाती है और कहती है, डोंट पैनिक, मैं हूं ना, कोई नहीं मारेगा तुम्हें। हाँ अब चलो गुड गर्ल के जैसी, तुम अपने रूम में जाओ, मैंने तुम्हारे लिए न्यू टॉय मंगवाया है। एहसास कहती है, सच्ची तुमने मेरे लिए न्यू टॉय मंगवाया है? मैं जा रही हूँ, वो औरत कहती है। उसके जाने के बाद एहसास दोनों के लेकर एक कमरे में जाती है। वो कमरा बहुत ही खूबसूरत था। ये किसका रूम है यीशु? रिद्धिमा पूछती है। सामने देखो, खुद ही पता चल जाएगा। रिद्धिमा और पराग सामने देखते हैं तो सामने की दीवार पर एक कपल की फोटो लगी हुई थी। ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं? पराग कहता है, तुम जानते हो इस आदमी को? रिद्धिमा पूछती है, हाँ ये आदमी तो मिस्टर प्रशांत वर्मा है, वर्मा इंडस्ट्रीज के ऑनर। लेकिन ये औरत? पराग पूछता है। ये औरत इनकी वाइफ है, कनक सूर्यवंशी। एहसास कहती है, व्हाट? कनक सूर्यवंशी? ये कैसे पॉसिबल है? जहां तक मुझे पता है मेरी पूरी फैमिली में इस नाम का कोई नहीं है। फिर ये कनक सूर्यवंशी कौन है? पराग कहता है, ये कनक सूर्यवंशी मिस्टर विशंभर सूर्यवंशी की इकलौती बेटी, जिसे उन्होंने अपने फायदे के लिए यूज किया। अपने फायदा के लिए उन्होंने एक साथ कई जिंदगी बर्बाद कर दिया। एहसास कहती है, नहीं तुम झूठ बोल रही हो, मेरे दादू ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। पराग गुस्से से कहता है, मेरे दादू नहीं राग नानू, मिस्टर विशंभर सूर्यवंशी तेरे दादू नहीं नानू है। एहसास कहती है, तेरे कहने का क्या मतलब है? वो मेरे नानू है। तेरा मतलब कि ये कपल जो है वो मेरे मॉम डैड हैं। तेरा दिमाग तो सही है, मैं मेरे मॉम डैड का छोटा बेटा हूं और मेरे मॉम डैड की एक और बेटे हैं, मेरे बड़े भाई मिस्टर पर्व सूर्यवंशी, और हम दोनों बायोलॉजिकल भाई हैं। समझी? देख तुझे ना कोई गलत फहमी हुई है। पराग कहता है, इसे कोई गलत फहमी नहीं हुई है पराग। एक आवाज वहां सुनाई देती है। कमरे के अंदर एक कपल आ रहे थे। मॉम डैड आप दोनों यहाँ? रिद्धिमा कहती है। ये दोनों रिद्धिमा के मॉम डैड होते हैं, मिस्टर राघव बजाज और रीमा बजाज। हाँ बेटा, हम दोनों यहाँ तुम्हें सच बताने के लिए आए हैं, राघव जी बोलते हैं। पराग और रिद्धिमा एक दूसरे को देखते हैं और फिर उन्हें, बेटा अभी अभी एहसास ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। आज से 25 साल पहले मुंबई के बेस्ट कॉलेज सेंट मैरीज में एक बैंड काफी फेमस था और उस बैंड का नाम था दी 18th। इस ग्रुप में हम 4 लड़कियां और 4 लड़के थे। मैं, राघव, कनक, प्रशांत, सूर्या, श्रेया, अर्जुन और एलिना।
एक बार हमारे शहर में लगातार 3-4 दिन अर्थक्वेक हुआ और बहुत नुकसान हुआ। हर तरफ लोग मर रहे थे, कोई भी शहर में रहने को तैयार नहीं था। तब हमने 18 दिन तक सिर्फ ब्रेड और पानी के सहारे लगातार बिना सोए लोगों की हेल्प करते रहे। उनके इलाज से लेकर खाने पीने की चीजों का इंतजाम करते थे। हम हमारे ग्रुप में सभी अलग अलग चीजों में माहिर थे। जहां मैं और राघव बिजनेस के दीवाने थे, वहीं सूर्या और श्रेया मेडिकल रिसर्च। अर्जुन हमेशा से आर्मी में जाना चाहता था। एलिना एक फैशन डिजाइनर, कनक एक सिंगर और प्रशांत एक आर्किटेक्ट। हम सबने मिलकर अपनी अपनी दिमाग से लोगों की हर तरह से मदद की, पूरे 18 दिनों तक। इससे खुश होकर सरकार ने हमें सम्मानित भी किया था। फिर एक दिन हम सभी अपने अपने प्यार के साथ सेटल हो गए, सिवाय कनक, एलिना, प्रशांत और अर्जुन के। अर्जुन देश सेवा में चला गया। एलिना अपनी फैमिली के बिजनेस में हेल्प करने लगी। कनक के फैमिली वाले प्रशांत से उसकी शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अपने फैमिली के बिना बताए उन दोनों ने शादी कर लिया और अचानक से शहर से गायब हो गए। फिर एक दिन हमें पता चला कि हम सभी प्रेग्नेंट हैं। मैं श्रेया, कनक जो अर्जुन के साथ रहती थी। न जाने ऐसा क्या हुआ कि फिर एक दिन हमें न्यूज मिली कि सभी का एक एक्सीडेंट में सबकी मौत हो गई। जब हमने काफी जांच पड़ताल किया तो हमें पता चला कि कनक का बेटा जिंदा है और मिस्टर विशंभर सूर्यवंशी उसे अपना पोता बनाकर रख रहे हैं। यहां तक कि उस एक्सीडेंट के पीछे भी इन्हीं का हाथ था, लेकिन ठोस सबूत न होने के कारण हम कुछ नहीं कर पाए। रीमा जी कहती हैं, क्या हुआ था आप इस वीडियो और फोटो को देखकर अच्छे से समझ जाएंगी। ये ओरिजिनल वीडियो है जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से पाया है। ये कहते हुए एहसास टीवी पर वीडियो चला देती है। सभी जैसे जैसे इस वीडियो को देख रहे थे वैसे वैसे उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे। ये सब कैसे पॉसिबल है? येसु तू कह देना कि ये सब झूठ है। पराग रोते हुए कहता है, सच बहुत कड़वा होता है राग, और ये बिल्कुल सच है। तू चाहे तो खुद चेक कर सकता है क्योंकि तू कंप्यूटर का एक्सपर्ट है। वीडियो असली है या नकली तू बहुत अच्छे से जान सकता है। एहसास कहती है, मैं छोड़ूंगा नहीं उस विशंभर सूर्यवंशी को, उसने इतनी बड़ी राज छुपाए मुझसे। पराग गुस्से से कहता है, सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली ने। क्या तुझे ये पता है कि सूर्यवंशी फैमिली का सबसे छोटा बेटा कौन है? नहीं ना, मैं बताती हूँ। देख इस तस्वीर को ध्यान से। ये है उस फैमिली का सबसे छोटा बेटा, जिसे सबसे दूर छुपाकर रखा गया है, जिसमें पूरी फैमिली को बहुत बड़ी फायदा होने वाली है। बस मिस्टर विशंभर सूर्यवंशी के बर्थडे का इंतजार कर। एहसास कहती है, उस दिन क्या होगा येसु और मेरी माँ, इन्हें क्या हुआ है? ये ऐसी क्यों है? पराग पूछता है। ये भी तुझे उसी दिन पता चलेगा। तेरी माँ के इस हालत के पीछे कौन है? लेकिन मैं तुम दोनों को एक और बात बताना चाहती हूँ। एहसास कहती है। ये सुनते ही दोनों उसे गुस्से से देखने लगते हैं। देखो गुस्सा मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत डरी हुई हूँ। पता नहीं तुम दोनों कैसे रिएक्ट करोगे। एहसास कहती है, बिल्कुल वैसा ही जैसे इतना बड़ा सच जानने के बाद किया। रिद्धिमा कहती है, वो एक्चुअली मेरा असली नाम एहसास बत्रा नहीं है। एहसास डरते हुए कहती है, अच्छा तो क्या नाम है तेरा? पराग पूछता है। वो मेरा असली नाम एहसास अर्जुन राठौर है। राठौर फैमिली के सबसे छोटे बेटे की बड़ी बेटी हूं मैं। एहसास कहती है, व्हाट? क्या कहा तूने? तू एहसास राठौर है? रियली? जहां तक हमने सुना है, उस लड़की की आंखें बिल्कुल पर्पल है और वो एकदम गोरी चिटी है। पराग कहता है, बिल्कुल सही सुना तुमने। ये कहते हुए एहसास अपने बैग से एक लिक्विड निकालती है और अपने फेस पर स्प्रे करती है और फिर एक पेपर से अपने फेस को रब करती है। कुछ ही सेकंड में उसकी गोरी स्किन सबके सामने होती है। फिर एहसास अपने आंखों का लेंस निकालती है। उसे देखते ही सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तू कितनी खूबसूरत है, मैंने आज से पहले कभी भी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। रिद्धिमा और पराग दोनों एक साथ कहते हैं।